तो ये कहानी है दाइसुके की, जो अपने माता पिता को खोने के बाद बदले की आग में जलकर अपने ऑल माइटी वेपन एक मेका रोबोट से अपने पूरे प्लेनेट को तबाह कर देता है। लेकिन इस वजह से उसकी फियांसी उसके हाथों से मारी जाती है, जिसके बाद वो ना जाने कैसे पृथ्वी पर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर भी दुश्मन दाइसुके के मेका रोबोट को पाने के लिए धरती पर तबाही मचाने लगते हैं। इसीलिए दाइसुके इस दुनिया की हिफाजत के लिए अपने मेका रोबोट ग्रैंडाइजर के साथ दुश्मन से लड़ता है। लेकिन क्या वो दुनिया को बचा पाएगा? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें अंतरिक्ष का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि अंतरिक्ष से एक स्पेसशिप धरती की ओर जा रही है और इसमें एक शख्स बैठा हुआ है। उसके हाथ में कोई बैच या अंगूठी थी और उसकी स्पेसशिप बहुत तेजी से धरती की ओर जा रही थी। और जैसे ही वो धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, इसकी खबर एक ऑर्गेनाइजेशन को चल जाती है। उस स्पेसशिप को इतना तेजी से नीचे आते हुए देख इस शख्स को लगता है कि क्या वो कोई मीटियोर है। हम देखते हैं कि वो स्पेसशिप एक रेगिस्तान में जाकर टकराती है, जिसके कुछ देर बाद एक गाड़ी में बैठकर एक लड़की हादसे वाली जगह पर जा रही है। वहीं उस धमाके के बाद हम धूल के बीच से किसी लड़के को आते हुए देखते हैं। लेकिन तभी अचानक वो लड़का बेहोश होकर वहीं गिर जाता है और जब वो लड़की उस जगह पर पहुंचती है तब उसे अपनी दूरबीन से वो लड़का थोड़ी दूरी पर बेहोश पड़ा नजर आता है और वो इसकी खबर हेडक्वार्टर को देती है कि धमाके वाली जगह पर कोई लड़का बेहोश पड़ा हुआ है। जिसके बाद वो उस लड़के से आकर पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? क्या तुम्हें मेरी बातें समझ आ रही हैं? वो लड़का बेहोश होता है, जिसके बाद वो लड़की उस लड़के को अपनी कार में बैठाती है। तभी हेडक्वार्टर से उसे सूचना मिलती है, डॉक्टर हेल के लोग वहां आ रहे हैं, सायाका वहां से जल्दी निकलो। जिसके बाद सायाका गाड़ी में बैठकर तेजी से उस जगह से निकलने लगती है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसके पीछे दुश्मन के टैंक पड़ जाते हैं और वो उस पर बुलेट से शूट करने लगते हैं। लेकिन सायाका उनकी गोलियों से बचकर ये कहती है कि इनसे बचना तो बच्चों का खेल है। जिसके अगले ही पल में उसके सामने जमीन में से एक बड़ा अजीब सा रोबोट निकलता है। लेकिन उसे देखकर भी सायाका घबराती नहीं। वो अपनी कार का शेप बदल के उसे उड़ा लेती है और उस रोबोट से बचकर निकल जाती है। लेकिन तभी वो रोबोट अपनी लेजर से उसकी कार को पकड़ लेता है और फिर उसे अपनी ओर खींचने लगता है। लेकिन तभी उसकी मदद करने के लिए वहाँ एक रोबोट आता है, जिसे एक लड़का चला रहा था और वो आते ही विलेंस के रोबोट को तोड़ देता है और इसके बाद सायाका की कार को पकड़कर उसे यहाँ से ले जाता है। इस लड़के का नाम कोजी है। वो पूछता है, सायाका तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तुम्हें आकर मेरी मदद करने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद सब कुछ संभाल लेती। कोजी कहता है, मैं तो बस हेलो हाई कहने के लिए आया था। वैसे वो लड़का कौन है? सायाका बताती है कि ये लड़का मुझे धमाके वाली जगह पर मिला। जिसके बाद कोजी का रोबोट सीधा हेडक्वार्टर्स के लिए निकल पड़ता है और अब हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और हम उसी लड़के को देखते हैं जो सायाका को धमाके वाली जगह पर मिला था और इसका नाम ड्यूक है। ये घोड़े को घास खिलाने के लिए आया है। जिसके बाद ये घोड़े पर बैठकर घुड़सवारी करता है। तुम हमेशा की तरह बहुत तेज हो गोरो। तभी वहाँ कोजी आता है और वो ड्यूक से कहता है, तुम यहाँ मेरे मेहमान हो, मैं तुम्हें ये काम नहीं करने दे सकता दाइसुके। ये लोग ड्यूक को दाइसुके कहकर बुलाते हैं और ऐसा इस वजह से है क्योंकि दाइसुके अपनी याददाश्त खो बैठा है। उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं है। वो कहता है, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही होगी, है ना कोजी? कोजी कहता है, ऐसा मत कहो। इसके अलावा गोरू तुम्हें काफी पसंद करता है। ये तुम्हारे अलावा किसी और को खुद पर बैठने नहीं देता। और देखकर तो लग रहा है कि कोजी और गोरू के बीच 36 का आंकड़ा है। लेकिन इसके बाद कोजी कहता है, चिंता मत करो, तुम हमारे दोस्त हो। इसके बाद हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोजी, दाइसुके और सायाका शॉपिंग करने के लिए आए हैं। दूसरी ओर हम सायाका के पिता को देखते हैं, जो सायाका से बात करते हुए कहते हैं उसकी याददाश्त अभी तक वापस नहीं लौटी। सायाका दाइसुके को धमाके वाली जगह पर भी लेकर गई कि दाइसुके को कुछ याद आ जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन सायाका के पिता ने क्रैश हो रहे उस मीटियोर की पिक्चर को फिल्टर कर लिया है। लेकिन ये इतनी साफ नहीं है, जिस वजह से पता लगा पाना कि ये क्या है बहुत मुश्किल है। लेकिन जब सायाका अपने पिता से बात कर रही थी, उतनी ही देर में कोजी और दाइसुके उसकी आंख से ओझल हो जाते हैं। ये लोग शॉपिंग करके यहाँ से जाने लगते हैं और इसके बाद हमें एक बहुत बड़े स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बाइक रेसिंग हो रही है और इस रेसिंग में कोजी ने भी हिस्सा लिया है
और कोजी इस रेस को जीत भी जाता है। जिसके बाद सायाका उसके पास आकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और उसे पीने के लिए पानी देती है। वैसे कोजी के बाद बारी आने वाली है दाइसुके की, लेकिन दाइसुके इस खेल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। कोजी उसे जबरदस्ती इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए कह रहा है। कोजी कहता है, तुम एक जिद्दी घोड़े को इतनी आसानी से मेंटेन कर सकते हो, तो इस मोटर बाइक को संभालना तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा, तुम्हें बस स्पीड को मेंटेन करना होगा। जिसके बाद दाइसुके रेस में आ जाता है और उसकी रेस शुरू होती है। दाइसुके स्पीड पर ध्यान देते हुए काफी तेजी से आगे निकल रहा था, जो देख कोजी कहता है, मैं जानता था इसमें बहुत टैलेंट है। लेकिन तभी उसके सामने दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है, जो देख दाइसुके को कुछ मेमोरीज याद आती हैं, जहां वो एक लड़की के साथ तलवारबाजी कर रहा है और एक दूसरी लड़की उसे चीयर कर रही है। लेकिन अगले ही पल में जो नजारा उसके सामने था उसमें सब तबाह हो चुका था और अब दाइसुके ना जाने कैसे उस मलबे के बीच से अपनी गाड़ी को निकाल लेता है और रेस भी जीत जाता है। लेकिन उसके दिमाग में यही सवाल चल रहा था कि जो कुछ मैंने देखा वो सब था क्या। मैच के बाद कोजी कहता है, तुम तो मेरी उम्मीद से भी बेहतर निकले। तभी सायाका कहती है, शायद तुम पहले एक मोटर बाइक रेसर थे। लेकिन तभी दाइसुके उन यादों को याद करते हुए कहता है, क्या वो मेरी यादें थी? वो ये सोच ही रहा था कि तभी कोजी उससे कहता है, पुरानी चीजों के बारे में सोचना बंद करो। अगर तुम्हारी याददाश्त वापस आ भी गई तब भी तुम हमारे ही साथ रहोगे। मैं इस बारे में काफी वक्त से सोच रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? दाइसुके पूछता है, क्या तुम लोग काम करते हो? मुझे तो लगा कि तुम लोग इतने अमीर हो कि तुम्हें काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसकी ये बात सुन ये दोनों हंसने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक एक सायरन बजने लगता है, जिसके बाद हम कोजी को उसके सूट में एक फ्लाइंग कार में देखते हैं। वो वहां से ये कहकर चला जाता है कि सायाका दाइसुके का ख्याल रखना। जिसके बाद सायाका कहती है, तुम ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकते, चलो यहाँ से। लेकिन दाइसुके कोजी के ही पीछे जाने लगता है। हम देखते हैं कि वो मोटर बाइक की मदद से कोजी का पीछा कर रहा होता है। कोजी उड़ते हुए एक रिजॉर्ट के पास आता है, जहाँ पर एक बड़ा सा पूल होता है और तभी वो पूल बीच में से खुल जाता है, जिसके अंदर से कोजी का बड़ा रोबोट निकलता है और तभी दाइसुके भी उस जगह पर पहुंच जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोजी का उड़न खटोला उस रोबोट के सिर में जाकर बैठ जाता है। जिसके बाद एक बिल्डिंग में से एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आकर इस रोबोट के पीछे जुड़ जाता है। जिसके बाद ये रोबोट यहाँ से कहीं उड़ जाता है और ये देख दाइसुके कहता है, आखिर ये है क्या? लेकिन उसे देख दाइसुके को कुछ याद आता है, एक ऐसी जगह जहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका है। वो किसी चीज को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक रोबोट अपने हमलों से सब कुछ तबाह कर देता है। ये सब याद करते हुए दाइसुके रोने लगता है और फिर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। जिसके बाद हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ एक अलग दुनिया में एक लड़की उससे पूछती है, क्या हुआ ड्यूक, तुम परेशान लग रहे हो? ये बताता है, मैंने एक सपना देखा जो बहुत ज्यादा डरावना था। मैंने देखा कि मैं एक अलग ही दुनिया में हूँ, जिसमें मैं तुम्हारे बारे में और इस दुनिया की हर एक चीज के बारे में भूल चुका हूँ। वो लड़की कहती है, आखिर तुम अपनी फियांसी के बारे में कैसे भूल सकते हो, शर्म करो। वो कहता है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अचानक उस लड़की का बैकग्राउंड बदलता है और वो कहती है, शायद से तुम्हें अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने मेरी जान ली है। और यही सब दाइसुके सपने में देख रहा था। उसकी आंख खुलती है। उसके बेहोश होने के बाद सायाका उसे अपने साथ ले आई थी। जागते ही वो सायाका से पूछता है कि आखिर वो जाइंट रोबोट था क्या? सायाका बताती है, वो मैजिंगर जेड था, कोजी का दोस्त। कोजी के दादा एक महान साइंटिस्ट थे और वो कई सारी फील्ड्स में अद्भुत बदलाव लेकर आए और उनके इन्हीं आविष्कारों की वजह से काबूतो फाउंडेशन क्रिएट हुई और उसी फाउंडेशन के एक बहुत बड़े प्रॉफिट से जस्टिस की रखवाली के लिए ये रोबोट बनाया गया, मैजिंगर जेड। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता कि इस रोबोट को कोजी चलाता है। कोजी तुम्हें इस बारे में बताना चाहता था, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि तुम ये सब जानकर परेशान हो। माफ करना, हमने तुमसे ये बात छुपाई। वो कहता है, कोई बात नहीं, तुम और कोजी बहुत अच्छे हो। तुम दोनों के लिए मैं बस एक अजनबी था, लेकिन फिर भी तुम दोनों ने मेरा ख्याल रखा, इसके लिए शुक्रिया। सायाका कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुमने कोजी के ऑफर के बारे में सोचा? लेकिन जब वो मुड़कर देखती है तब दाइसुके वहां नहीं होता। हम देखते हैं कि दाइसुके सायाका की गाड़ी लेकर निकल चुका था। कोजी, सायाका, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ।
इसीलिए मैं तुम्हारी दुनिया में ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। लेकिन तभी कोजी वहां आकर दाइसुके को रोक लेता है और इसके बाद उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे थे और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? प्लीज मुझे बताओ दाइसुके, क्या बात है? जिसके बाद वो बताता है, कोजी मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, मैं फ्लीट नाम के एक दूसरे प्लेनेट से आया हूँ और उस दुनिया में मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। मेरे पास तुम्हारे मैजिंगर की तरह एक रोबोट है, लेकिन मेरा वो रोबोट तबाही का दूसरा नाम है और उसे पाने के लिए वेगा ट्रूप्स कोई ना कोई चाल जरूर चलेगी और अगर वो ग्रैंडाइजर उनके हाथ लग गया तब चारों ओर तबाही मच जाएगी। इसीलिए मैं उसे सूरज के पास ले जाकर उसे वहीं पिघला दूंगा। कोजी पूछता है, लेकिन अगर तुम सूरज के ज्यादा करीब गए तब तुम? दाइसुके कहता है, मुझ जैसे किसी शख्स को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। लेकिन कोजी कहता है, तुम मेरे दोस्त हो और मैं अपने दोस्त को मरते हुए नहीं देख सकता। लेकिन तभी हेडक्वार्टर्स में एक अनाउंसमेंट होती है कि अंतरिक्ष में कुछ अजीब देखने को मिला है। हम देखते हैं कि आसमान में काफी सारी फाइटिंग स्पेसशिप्स हैं जो धरती पर चारों ओर फैल रही हैं और उन्हें देख दाइसुके कहता है, वो आ चुके हैं, वेगा ट्रूप्स। जिसके बाद हम देखते हैं कि दुश्मन की सेना धरती पर तबाही मचाने लगती है, जो देख सयाका घबराकर कोजी को कॉल करती है। सो कोजी उनसे लड़ने के लिए जाने लगता है। दाइसुके उसे बताता है कि इस दुनिया के हथियार उन पर कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन कोजी कहता है, चाहे कुछ हो लेकिन मैं इस दुनिया को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता और तुम चिंता मत करो, मेरे दद्दू का बनाया मैजिंगर तुम्हारी सोच से ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद कोजी वहां से चला जाता है। दूसरी ओर दुश्मन शहर में चारों ओर तबाही मचा रहे हैं। इंसान अपने फाइटर प्लेन्स और टैंक्स के जरिए उन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पर हमला करते हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। दूसरी ओर सयाका जहां लोगों को सुरक्षित जगह पर लेकर जा रही थी, अचानक वहीं एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आ जाता है जिस पर हमला करके मैजिंगर उसे खत्म कर देता है। लोग भी खुश हो जाते हैं कि उनकी हिफाजत के लिए मैजिंगर आ चुका है। इसके बाद काफी सारे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स एक साथ मैजिंगर पर हमला करते हैं, लेकिन मैजिंगर अपनी आंखों की लेजर बीम से उन्हें खत्म कर देता है। लेकिन इसके बाद वहां एक बड़ी स्पेसशिप आती है। ये भी एक टाइप का रोबोट होता है और जब मैजिंगर इस पर हमला करता है तब वो उसके हमले से बच जाता है। जिसके बाद मैजिंगर अपनी चेस्ट से एक बहुत खतरनाक लेजर अटैक करता है, लेकिन एक इनविजिबल शील्ड उस रोबोट को प्रोटेक्ट करती है और इसके बाद वो रोबोट मैजिंगर पर हमला करके उसे घायल कर देता है। सो मैजिंगर अपने पंच से उसकी ओर शूट करता है, लेकिन उसकी शील्ड फिर से उसे प्रोटेक्ट कर लेती है और तभी कोजी अपने जेट को बुला लेता है जो मैजिंगर से जुड़ जाता है और इसके बाद मैजिंगर उड़कर उस रोबोट के साथ फाइट करने लगता है। इन दोनों की ही एक दूसरे के साथ कड़ी टक्कर हो रही थी, लेकिन वो रोबोट मैजिंगर के जेट का एक पंख तोड़ देता है और इसके बाद अपने नुकीले पंजों से हमला करके मैजिंगर को नीचे गिरा देता है। और दाइसुके इस तरह अपने दोस्त को गिरता हुआ देख रहा था। सारे लोग मैजिंगर का हौसला बढ़ा रहे थे। हार मत मानो, तुम ये कर सकते हो। मैजिंगर फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोबोट उसके पास आकर अपनी लेजर से उस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन मैजिंगर अपने एक हाथ की मदद से उछलकर उस रोबोट की गर्दन को पकड़ लेता है और इसके बाद अपनी चेस्ट फ्लेम से उस पर हमला करता है। यहाँ मैजिंगर अपना पूरा जोर लगा देता है, जिसके बाद एक धमाका होता है। मैजिंगर ने उस रोबोट को हरा दिया है और अब वो फिर से लोगों के सामने आ जाता है। सभी ये देखकर खुश होते हैं। दाइसुके भी कहता है, तुमने ये कर दिखाया कोजी। और जैसे ही कोजी को लगता है कि अब सब खत्म हुआ, तभी अचानक मैजिंगर के पीछे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, क्योंकि मैजिंगर से लड़ने के लिए वहां पर दो और खतरनाक रोबोट्स आ जाते हैं। लेकिन मैजिंगर बहुत जख्मी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी कोजी इनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद मैजिंगर दौड़ते हुए जाकर उनमें से एक रोबोट पर अपने पंच से अटैक करता है, लेकिन मैजिंगर का हाथ ही टूट जाता है। जिसके बाद दूसरा रोबोट मैजिंगर को पकड़ लेता है और फिर ये दोनों मैजिंगर को इस तरह दबाने लगते हैं, ये उसकी गर्दन को भी निकाल लेते हैं। अब कोजी मैजिंगर का यूज नहीं कर पाएगा। ये सब दाइसुके की आंखों के सामने हो रहा था। ये तबाही मेरी वजह से हो रही है, लेकिन अब मैं ही इसे रोकूंगा। मैं हूँ ड्यूक फ्लीट। और उसके ये कहते ही रेगिस्तान के बीचों बीच एक तूफान उठता है और उस तूफान के बीच से एक रोबोट निकलता है, जिसके अंदर दाइसुके जाकर बैठता है और उसका आउटफिट चेंज हो जाता है। और अब दाइसुके इस रोबोट यानी ग्रैंडाइजर को कंट्रोल करेगा।
वहीं इन रोबोट्स के बीच कोजी फंस चुका था। उसे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी उसे दाइसुके की आवाज आती है। वो देखता है वहाँ पर एक खतरनाक रोबोट को और उसने कोजी को छुड़ा लिया है। ये ग्रैंडाइजर दिखने में कितना धांसू है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों रोबोट्स एक साथ ग्रैंडाइजर पर हमला करने आते हैं। लेकिन तभी ग्रैंडाइजर यहाँ स्पेस थंडर नाम का अटैक करता है, जिससे ये दोनों रोबोट्स एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, ये ग्रैंडाइजर कितना ज्यादा ताकतवर है। कोजी भी देखकर हैरान होता है कि एक ही बार में उन दोनों को खत्म कर दिया। ये शायद से वही रोबोट है जिसके बारे में दाइसुके कह रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि दाइसुके कोजी को बचा तो लेता है, लेकिन शहर बहुत ज्यादा तबाह हो चुका था। जिसके बाद ग्रैंडाइजर अपने स्पेस थंडर का यूज करता है और दुश्मन की मेन स्पेसशिप को तबाह कर देता है। लेकिन इससे उसके सामने वाली बिल्डिंग भी तबाह हो जाती है। कोजी यहाँ पूछने की कोशिश करता है, दाइसुके क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? लेकिन ये तबाही देख दाइसुके की हालत खराब हो रही थी। ये सब मैंने क्या कर दिया? उसे फिर से अपना पास्ट दिखाई देता है, जहाँ उसके पिता और माँ की किसी ने हत्या कर दी है। जिसके बाद दाइसुके खुद पर से काबू खो देता है और फिर ग्रैंडाइजर उस पूरी दुनिया को तबाह कर देता है। ये याद करते हुए दाइसुके के सिर में बहुत दर्द होने लगता है, जिसका असर ग्रैंडाइजर पर भी साफ देखने को मिल रहा था। वो ऐसे ही मैजिंगर के सिर को फेंक देता है जिसमें कोजी बैठा हुआ था और इसके बाद वो यहाँ से उड़कर चला जाता है और कोजी वक्त रहते उस सिर से बाहर निकलकर ग्रैंडाइजर के पीछे जाने लगता है। वो देखता है कि ग्रैंडाइजर एक स्पेसशिप के अंदर चला जाता है और उसके अंदर जाने के बाद वो स्पेसशिप वहां से तेजी से जाने लगती है। जो देख कोजी अपना पूरा जोर लगाकर अपने उड़न खटोले से वक्त रहते उस स्पेसशिप के अंदर चला जाता है। जिसके बाद वो स्पेसशिप बहुत तेजी से यहाँ से चली जाती है और सयाका बस ये देखती रह जाती है। वहीं अंतरिक्ष में चांद के पास हम एक बहुत ही ज्यादा बड़ी स्पेसशिप को देखते हैं और ये विलन्स की है। यहाँ दो दुश्मन आपस में बात कर रहे थे। आखिरकार हमने ड्यूक फ्लीट को ढूंढ ही लिया। कमांडर कैंडल, आप सच में बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हैं। तभी इस कमांडर का मुंह बीच में से खुलता है, जिसमें से अजीब सी चुड़ैल जैसी बुढ़िया निकलकर कहती है, ब्लैकी जल्द से जल्द एक यूनिट ले जाकर इस प्लेनेट पर ग्रैंडाइजर यू के हाइड आउट को ढूंढो। इस बार हम ग्रैंडाइजर को तबाह कर देंगे। तभी वहाँ एक और बंदा आता है, इसका नाम कासादो है। वो ब्लैकी पर हंसते हुए कहता है, मुझे तो लग रहा था कि यहाँ हुक्म तुम्हारा चलता है, लेकिन तुम तो दूसरों के हुक्म पर नाचते हो। जो सुन ब्लैकी उस पर अपनी बंदूक तान कहता है, तुम एक मामूली स्टारकर नाइट होकर मुझसे ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकते। कासादो कहता है, अच्छा अगर तुम मुझे मार सकते हो तो मार कर दिखाओ, चलाओ गोली। और इसके बाद कासादो उसकी गन को मुंह से पकड़कर अपना खंजर निकालकर उसे ब्लैकी की गर्दन पर लगा देता है। तुम्हारे पास मौका था, लेकिन तुमने उसका फायदा नहीं उठाया और अब मेरी बारी है। मैंने सही कहा ना, कमांडर कैंडल। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि ग्रैंडाइजर उड़ते हुए एक आइलैंड पर आ जाता है और वहां वो जमीन से टकराता है। और जब दाइसुके को होश आता है, वो ग्रैंडाइजर के बाहर था। वो याद करता है कि उसने इस दुनिया में आकर कितनी तबाही मचा दी है और यही याद करते हुए वो जंगल की ओर भाग जाता है। उसे खुद पर बहुत शर्म आ रही थी। वो दौड़ते हुए एक घाटी में आकर फिसल जाता है। तभी उसे ढूंढते हुए उसके पास कोजी आता है और वो उसकी जान बचाने के लिए दाइसुके को शुक्रिया कहता है। दाइसुके कहता है, वेगा एलियंस फोर्सेस ग्रैंडाइजर को पाने के लिए अब इस दुनिया में तबाही मचा रहे हैं और मैं फिर से वही गलती दोहरा रहा हूँ। मेरी वजह से इस प्लेनेट के मासूम लोग मारे जा रहे हैं। मैं जहाँ होता हूँ वहाँ सिर्फ लोगों की जानें जाती हैं। मैंने अपने प्लेनेट के भी सभी लोगों को मार दिया, यहाँ तक कि रूबीना को भी। जो सुन कोजी कहता है, इन सब के बावजूद भी मैं तुम्हारी बदौलत यहाँ जिंदा खड़ा हूँ। लेकिन दाइसुके कहता है, मैं ग्रैंडाइजर को तबाह कर दूंगा। कोजी कहता है, अगर तुम्हें ग्रैंडाइजर नहीं चाहिए तो मुझे दे दो, मैं उसका कमांडर बनूंगा। मैजिंगर तबाह हो चुका है, मैं इस दुनिया की हिफाजत के लिए अब कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम ग्रैंडाइजर को नहीं संभाल सकते तब मैं उसे कमांड करूंगा, मैं इस दुनिया को बचाऊंगा। और ये कहकर कोजी ग्रैंडाइजर की ओर भागने लगता है। वो ग्रैंडाइजर के सामने आकर कहता है, अब से मैं तुम्हारा नया कमांडर हूँ। लेकिन ग्रैंडाइजर उसे रिजेक्ट करके उस पर ही हमला कर देता है। उस हमले से दाइसुके उसे बचाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कोजी जख्मी हो चुका था। दूसरी ओर हम विलन्स की स्पेसशिप यानी वेगा स्टार में कासादो के कमरे को देखते हैं।
जहां हमें पता चलता है कि कसादो और दाइसुके स्टार्कर नाइट्स थे, जिसमें वो 7 सालों तक साथ रहे। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो हमारा गुलाम कभी नहीं बनेगा। मेरे पास उसे मारने के अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं है, और इसीलिए मैं प्लेनेट अर्थ पर तबाही मचाने जाऊंगा, और ये चाकू डिसाइड करेगी कि मैं प्लेनेट अर्थ पर किस जगह जाऊंगा। लेकिन यहाँ उसके सामने एक लड़की खड़ी हुई थी, इसका नाम नाइदा है, और जैसे ही कसादो चाकू फेंकता है वो इस लड़की के पैर में जाकर लगता है, जिस वजह से कोजी बिल्कुल ठीक होगा। वो हर बार ऐसी सिचुएशन से सरवाइव कर जाता है। लेकिन तभी इन्हें पेरिस से एक मैसेज रिसीव होता है कि वहां पर एलियन फोर्सेस देखी गई हैं। पेरिस में दुश्मन ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। जो एलियन फोर्सेस हैं वो वहां पर हर एक चीज को तबाह कर रही हैं, और ये सब कर रहा है कसादो, और उसे ऐसा करने में बहुत मजा आ रहा था। दूसरी ओर जंगल में हम देखते हैं कि दाइसुके कोजी का इलाज कर रहा होता है। कोजी का काफी सारा खून बह जाने की वजह से वो कोजी की बॉडी में अपने खून को डाल रहा था। लेकिन दाइसुके सोच रहा था कि आखिर मेरा ब्लड टाइप इसके ब्लड टाइप से मैच कैसे कर गया, क्या ये कोई इत्तेफाक है। लेकिन तभी कोजी को होश आता है, ओह तो तुमने मुझे फिर से बचाया। लेकिन दाइसुके कहता है मुझे माफ कर दो, लेकिन कोजी कहता है माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। अब इसके बाद दाइसुके कोजी को बताता है, मेरे प्लेनेट में मेरे परिवार के पास एक ऐसा हथियार था जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें सौंपा जाता था, ताकि उसके जरिए हम घुसपैठियों से लड़ सकें। यहाँ दाइसुके ग्रैंडाइजर की बात कर रहा है। ग्रैंडाइजर की ही वजह से हमारा प्लेनेट वेगा फोर्सेस का सामना कर सका। जो सुन कोजी पूछता है, तुम्हारे कहने का मतलब ग्रैंडाइजर एक ऐसी वॉर मशीन है जिसका इस्तेमाल शांति बनाए रखने के लिए किया जाता है। लेकिन दाइसुके बताता है, मुझे आज भी वो दिन याद है। एक दिन ना जाने कैसे वेगा फोर्सेस हमारे फ्लीट रॉयल पैलेस तक घुस आए, और जब मैं रॉयल पैलेस में पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी। सभी सैनिक मारे जा चुके थे और वेगा फोर्सेस ग्रैंडाइजर को पाने की कोशिश में लगे हुए थे। तभी उनसे लड़ने के लिए दाइसुके वहां आ जाता है और वो गद्दारों को मारने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि ग्रैंडाइजर के ऊपर कोई शख्स है। उसे पकड़ने के लिए दाइसुके उछलकर अपना आउटफिट चेंज कर लेता है और इसके बाद उस शख्स को ग्रैंडाइजर में बैठने से रोक लेता है। लेकिन दाइसुके इस बात से हैरान हो जाता है कि ग्रैंडाइजर का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ, और ऐसा इस वजह से था क्योंकि उसमें बैठने की कोशिश करने वाला शख्स इसी दुनिया का दाइसुके की ही तरह एक स्टार्कर नाइट था, कसादो। कसादो ने वेगा फोर्सेस के साथ हाथ मिला लिया है ताकि वो साथ मिलकर ग्रैंडाइजर को हथिया सकें। तभी वेगा के 2 सैनिक पीछे से आकर दाइसुके पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके हमले से बच जाता है। जो देख कसादो कहता है, एक साथ ड्यूक फ्लीट पर हमला करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये वेगा के सैनिक एक साथ दाइसुके पर हमला करने लगते हैं। दाइसुके उनसे लड़ता हुआ ग्रैंडाइजर में जाकर बैठ जाता है और इसके बाद उसके फ्लाइंग सॉसर को एक्टिवेट करके वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि कसादो ने उसके माता पिता को मार दिया है। अपने माता पिता की मौत देख दाइसुके खुद पर से काबू खो देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेगा फोर्सेस ने दाइसुके की दुनिया पर चारों ओर तबाही मचा दी है। काफी लोग मारे भी जा चुके हैं और जो जिंदा बचे हैं वो इस तबाही को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। तभी रॉयल पैलेस के अंदर से ग्रैंडाइजर का फ्लाइंग सॉसर निकलता है। जो देख लोग कहते हैं, अरे नहीं, ये तो ग्रैंडाइजर है जो बेकाबू हो गया है। तभी इन मासूम लोगों के बीच कसादो आ जाता है और जब दाइसुके कसादो पर हमला करने की कोशिश करता है तो इस चक्कर में वो काफी सारे मासूम लोगों की भी जानें ले लेता है। और इसके बाद ग्रैंडाइजर नीचे उतरकर कसादो को मारने के लिए वहां पर हर एक चीज को तबाह करने लगता है। ग्रैंडाइजर को रोकने के लिए एक फीमेल स्टार्कर नाइट आती है अपना एक्वाटाइजर लेकर, और वो दाइसुके को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी बात को ना सुनते हुए वो अपनी चेस्ट बीम से उस पर ही हमला कर देता है। ये लड़की खुद को एक बर्फ की शील्ड बनाकर बचाती है। तभी कसादो इस लड़की को बताता है कि ड्यूक ने अपने ही माता पिता को मार दिया है, वो शायद पागल हो चुका है। लेकिन ये लड़की कसादो की ये बात मानने से इनकार कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि ग्रैंडाइजर बेकाबू होकर चारों ओर तबाही मचा रहा था, और जब वो इस लड़की पर हमला करने वाला था तभी वहां उड़ते हुए एक शिप आती है। इसमें बैठी हुई है दाइसुके की मंगेतर रुबीना। वो यहाँ दाइसुके को रोकने के लिए उसे समझाने के लिए आई है। वो उससे कहती है, क्या तुम सच में वही ड्यूक फ्लीट हो जिसे मैं जानती हूँ?
आखिर तुम इस जगह को बर्बाद क्यों कर रहे हो जहां मैंने, तुमने और मेरी बहन टीरोना ने एक साथ खुशियों के पल बिताए हैं। रुबीना की बातें सुन दाइसुके अपने पुराने दिनों को याद करता है, लेकिन इससे पहले कि दाइसुके शांत हो पाता, वो देखता है रुबीना के पीछे कसादो की फ्लाइंग शिप वहां से निकलने की कोशिश कर रही है। वो फिर से बेकाबू हो जाता है और बेकाबू होकर ग्रैंडाइजर से हमला कर देता है, लेकिन इस वजह से रुबीना की शिप तबाह हो जाती है और दाइसुके को यहाँ लगता है कि उसने रुबीना की जान ले ली है। जिसके बाद तो वो पागल हो जाता है और ग्रैंडाइजर से पूरी तरह से काबू खो देता है और इसके बाद अल्टीमेट अटैक करने लगता है। ये सब टीरोना और वहां के मासूम लोगों के सामने हो रहा था और इसके बाद जो हमला होता है वो सब कुछ तबाह कर देता है। और इसी तरह दाइसुके अपने गुनाहों की कहानी कोजी को सुना रहा था। कोजी कहता है, तुम नहीं, असली गुनहगार वेगा ट्रूप्स हैं। दाइसुके कहता है, शायद तुम सही हो, लेकिन जो मैंने किया मैं उसके लिए कभी खुद को माफ नहीं कर सकता। उन्हें ग्रैंडाइजर चाहिए। अगर मैं ग्रैंडाइजर को ही खत्म कर दूं तो प्लेनेट अर्थ को कुछ नहीं होगा। कोजी कहता है, अगर तुमने ग्रैंडाइजर को तबाह कर दिया फिर तुम्हारा क्या होगा। लेकिन तभी इन्हें कोई मैसेज आता है, जिसके बाद ये दोनों अपने आउटफिट पहन लेते हैं और दाइसुके कहता है, कोजी इसके ज्यादा करीब मत जाना, इसको सिर्फ स्टारकर नाइट्स ही कमांड कर सकते हैं, क्योंकि इन नाइट्स के अंदर GN फैक्टर होता है। साथ ही इन्होंने बहुत कड़ी ट्रेनिंग भी की होती है। लेकिन तभी ग्रैंडाइजर की आंखें चमकती हैं और उनमें से एक अजीब सी रोशनी निकलती है जुगनू की तरह, और वो रोशनी जंगल की ओर जाने लगती है। जो देख दाइसुके उस रोशनी को फॉलो करने को कहता है। ये दोनों उस रोशनी के साथ एक अजीब सी गुफा में पहुंचते हैं। गुफा में बहुत अंधेरा होता है। अंदर जाने के लिए कोजी उसके हाथ की एक अंगूठी को किसी टॉर्च की तरह जला लेता है। वो दाइसुके को ये भी बताता है कि इस अंगूठी का इस्तेमाल कई तरीके से किया जा सकता है, एक बॉम्ब की तरह भी, और इसके धमाके से ना ही कोई रोबोटिक मशीन बच पाएगी, ना ही कोई फ्लाइंग सॉसर। लेकिन हम देखते हैं कि दूर से कोई शख्स इन पर नजर रख रहा था। जिसके बाद ये दोनों उस गुफा की दूसरी ओर आते हैं, जहां बहुत ही अजीब से स्टैचू बने हुए थे और मेन स्टैचू बिल्कुल ग्रैंडाइजर की तरह लग रहा था। यहाँ पर कई सारी चीजें भी लिखी हुई थी, लेकिन इन दोनों को ही ये भाषा समझ नहीं आती। लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आकर कहती है, ये लीजेंड्स की भाषा है, और यही लड़की इन दोनों पर नजर रख रही थी। और तभी ये लड़की दाइसुके के पास आकर उससे एक सवाल पूछती है, क्या तुम अच्छे इंसान हो या बुरे। इससे पहले कि दाइसुके जवाब देता, कोजी कहता है, ये एक बहुत ही अच्छा इंसान है, यह हमारी दुनिया को बचाने के लिए विलेंस से फाइट कर रहा है। लेकिन इसके बाद ये लड़की बताती है कि जब भाग्य इस आइलैंड पर दो लीजेंड्स को एक साथ लेकर आएगा तब ये रास्ता खुलेगा। यानी कि ग्रैंडाइजर के इस बड़े से सिर के पीछे कोई रास्ता है, और ये रास्ता कहाँ जाता है इसके बारे में कोई नहीं जानता सिवाय इस लड़की के, और ये लड़की वो रहस्य सिर्फ अच्छे लोगों को बताएगी। कोजी कहता है, मैंने कहा ना दाइसुके एक अच्छा पर्सन है। वो लड़की कहती है, ये तुम कह रहे हो लेकिन ये नहीं। दाइसुके कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, और सच कहूँ तो मैं झूठ नहीं बोलता। इसके बाद हम देखते हैं कि इस आइलैंड पर एक छोटा सा ही गांव बसा हुआ है, और वो लड़की कोजी और दाइसुके को अपने घर लेकर आती है और बताती है कि ये आइलैंड ऑफ वुल्फ्स है, जापान का ही एक हिस्सा। और वो लड़की कम्युनिकेट करने के लिए इन्हें एक मोबाइल भी देती है। जिसके बाद कोजी बात करने के लिए चला जाता है और दाइसुके पूछता है, तुमने मुझसे ये क्यों पूछा कि मैं एक अच्छा शख्स हूँ या बुरा। वो कहती है, जाहिर सी बात है, अगर तुम एक अच्छे शख्स हुए तब मैं तुमसे शादी करूंगी। इससे पहले की बात कुछ आगे बढ़ती, कोजी सयाका से बात करने लगता है। सयाका को इसकी बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन कोजी से बात करने के बाद सयाका चैन की सांस लेती है और अपने पिता को भी बताती है कि कोजी बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके बाद कोजी को पता चलता है कि वेगा फोर्सेस ने पेरिस पर हमला कर दिया है। न्यूज चैनल्स पर भी यही बताया जा रहा है। इन हमलों से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, कई इंसानों की जानें जा चुकी हैं और लगभग आधा पेरिस तबाह हो चुका है। ये देख कोजी को इन वेगा फोर्सेस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन यहाँ दाइसुके की नजर कसादो की स्पेसशिप पर जाती है। जिसके बाद वो कोजी से कहता है, जो फ्लाइंग सॉसर टीवी पर दिखाया गया वो मेरे दुश्मन कसादो का है, जिसने मेरे माता पिता की हत्या की है। मुझे नहीं पता कि मैं इस बार खुद पर काबू कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं बेकाबू हो गया तो ग्रैंडाइजर की ताकत प्लेनेट अर्थ को तबाह कर देगी। लेकिन कोजी कहता है, दाइसुके तुम्हारा इस प्लेनेट पर आना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये भाग्य का खेल है।
मैं मानता हूँ कि तुम्हारे प्लेनेट पर तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मैं उसका दोषी तुम्हें जरा भी नहीं मानता। मैं वादा करता हूँ जिसने तुम्हें दर्द दिया है मैं उससे बदला लूंगा, इसीलिए हम साथ में लड़ेंगे। जिसके बाद कोजी दाइसुके को अपनी वो अंगूठी दे देता है। मैंने तुम्हें बताया है ना कि ये रिंग बिल्कुल एक बॉम्ब की तरह है। अगर तुमने खुद पर से काबू खोया तब मैं तुम्हें इस रिंग के जरिए खत्म कर दूंगा। दाइसुके कहता है, कोजी मुझसे वादा करो कि अगर मैंने खुद पर से काबू खोया तब तुम मुझे मारने में हिचकिचाओगे नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि दाइसुके ग्रैंडाइजर में जाकर बैठ चुका है, जिसके कुछ देर बाद कोजी भी धीरे ही सही लेकिन ग्रैंडाइजर में आकर बैठ जाता है। दाइसुके ने कोजी की दी हुई अंगूठी पहन ली है और इसके बाद वो ग्रैंडाइजर को लेकर उड़ जाता है। और ये लड़की यहाँ फिर कहती है, अगर ये एक अच्छा शख्स हुआ तब मैं इससे शादी करूंगी, लेकिन अगर ये एक गद्दार हुआ तब मैं इसे मार दूंगी। दूसरी ओर हमें पेरिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चारों ओर तबाही मची हुई है। बहुत सारे इंसानों की जानें जा चुकी हैं और यहाँ पर कसादो अपना जियोला डाइजर निकालकर पेरिस में कदम रखता है। मैं इस दुनिया के इन कीड़ों को मारकर अब थक चुका हूँ, तुम कब आओगे ड्यूक फ्लीट? मुझे लग रहा था कि अगर मैं यहाँ तबाही मचाऊंगा तब अच्छा प्रिंस इन्हें बचाने के लिए जरूर आएगा, लेकिन तभी नाइदा उसे बताती है कि उसने अभी अभी ग्रैंडाइजर को डिटेक्ट किया है। जिसके अगले ही पल में कसादो के सामने एक हथियार आकर गिरता है और इसके बाद वहां स्टाइल में आता है अपना ग्रैंडाइजर। कसादो कहता है, तो आखिरकार तुम आ ही गए ड्यूक फ्लीट। वैसे अपने माता पिता और अपनी फियांसी को मारने के बाद तुम कैसा महसूस कर रहे हो? लेकिन दाइसुके कहता है, इस बार तुम मुझसे बचकर भाग नहीं पाओगे और अब इन दोनों के बीच एक बहुत ही बेहतरीन युद्ध होने वाला है। लेकिन उससे पहले हमें बताया जाता है कि हमारे अंतरिक्ष में धरती से बहुत दूर 200 से ज्यादा प्लेनेट एक संघ बनाकर रहते थे, जिसका शासन प्लेनेट वेगा करता था, क्योंकि इसकी मिलिट्री पावर सबसे ज्यादा एडवांस और पावरफुल थी और वेगा के अंदर और भी ज्यादा प्लेनेट्स पर राज करने की भूख थी। इसीलिए अलग अलग प्लेनेट पर जाकर वहां के लोगों से लड़ते और उस प्लेनेट को हथिया लेते। और ऐसे ही इनकी नजर पड़ी प्लेनेट फ्लीट पर, जहां पर फ्लीट फैमिली इस पूरी दुनिया का शासन न्याय और एकता से करती थी। प्लेनेट वेगा ने प्लेनेट फ्लीट को हथियाने की कोशिश की पर नाकामयाब रहे, जिसके बाद उन्होंने तय किया कि वो इस प्लेनेट को तबाह कर देंगे। लेकिन ऐसा करने में भी वो 7 बार लगातार नाकामयाब रहे, क्योंकि प्लेनेट फ्लीट के पास उनका सबसे ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हथियार ग्रैंडाइजर था। जिसके बाद प्लेनेट वेगा ने प्लेनेट फ्लीट के साथ बातचीत की और हो रहे भारी नुकसान की वजह से एक समझौते पर पहुंचे कि अब वो इस प्लेनेट पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन संधि में लिखा गया था कि ग्रैंडाइजर को सीज कर दिया जाएगा, कोई भी उसका यूज नहीं करेगा। अब हम देखते हैं कि दाइसुके और कसादो के बीच यहाँ लड़ाई होने वाली है। कसादो यहाँ अपना हथियार निकालते हुए कहता है, तुम आखिर मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे? तुम्हारी आंखों के सामने मैंने प्लेनेट फ्लीट को बर्बाद कर दिया। लेकिन जैसे ही ग्रैंडाइजर उसकी ओर हमला करने को बढ़ता है, कसादो पीछे हट जाता है और इसके बाद वो एक फ्लाइंग सॉसर पर चला जाता है और उसी पर से ग्रैंडाइजर के ऊपर हमले करने लगता है, जिस वजह से ग्रैंडाइजर को काफी दिक्कत होने लगती है। सो अब दाइसुके एंटी ग्रेविटी स्टॉर्म से हमला करता है, लेकिन कसादो उससे बच जाता है। जिसके बाद ग्रैंडाइजर स्पेस थंडर का यूज करने वाला होता है, लेकिन कसादो उससे कहता है, अगर तुम यहाँ इसी तरह से हमले करते रहे तो इस जगह का क्या हाल होगा, तुम समझ रहे हो ना? जिसके बाद ग्रैंडाइजर अपना हथियार उठाकर कसादो को मारने के लिए जाता है, लेकिन कसादो अपने हथियार की मदद से बिल्डिंग से चिपकता हुआ स्पाइडरमैन की तरह यहाँ से भागने लगता है। और ग्रैंडाइजर के फ्लाइंग सॉसर में कोजी बैठा हुआ था। तभी उसे एक सिग्नल आता है, काफी सारे दुश्मन उसकी ओर आ रहे हैं। हेडक्वार्टर्स में भी पता चलता है दुश्मन की एक बहुत बड़ी सेना आ रही है, 3000 से भी ज्यादा स्पेसशिप्स। दूसरी ओर वेगा स्पेसशिप में हम देखते हैं कि लेडी गैंडल कह रही हैं, हमें कसादो के वहाँ होने का फायदा उठाना चाहिए। ब्लैकी कहता है, आपका ये आइडिया तो बहुत ही बढ़िया है लेडी गैंडल। दाइसुके भी ये देख हैरान होता है कि वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में दुश्मन की स्पेसशिप्स होती हैं और वो सभी एक साथ ग्रैंडाइजर पर हमला करती हैं और इस हमले से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन इतना बड़ा हमला भी ग्रैंडाइजर को खरोंच तक नहीं ला पाता, जो देख ये दोनों भी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद ग्रैंडाइजर अपने हाथों की लेजर बीम से हमला करता हुआ वहाँ मौजूद स्पेसशिप्स को खत्म करने लगता है। और जब कसादो उस पर हमला करता है तब वो एंटी ग्रेविटी स्टॉर्म का यूज करके कसादो और उसकी स्पेसशिप को दूर फेंक देता है।
जिसके बाद कैंडल वेगाट्रॉन मिसाइल को लॉन्च करने को कहता है, लेकिन एंटी ग्रेविटी स्टॉर्म का यूज करके ग्रैंडाइजर उन सभी मिसाइल्स को एक जगह पर इकट्ठा कर लेता है। जिसके बाद एक बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद कसादो वहां आकर दाइसुके से कहता है, तुम अपने लोगों, अपनी फियांसी और अपने प्लेनेट को तो खत्म कर ही चुके हो, जिस वजह से तुम्हारी दुनिया के लोग अब तुम्हें भगोड़ा राजकुमार कहकर बुलाने लगे हैं। दाइसुके कहता है, तुमने मेरे माता पिता की हत्या करके उसका दोष मेरे मत्थे मर दिया। वो कहता है, हाँ मैंने उन्हें मारा है, तुम क्या कर लोगे। लेकिन यहाँ दाइसुके को गुस्सा आने लगता है। दूसरी ओर कोजी हेडक्वार्टर्स को बताता है कि जो स्पेस रोबोट हमारे साथ है उसका नाम ग्रैंडाइजर है। इसके बाद कसादो अपनी सेना को आदेश देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि 2 स्पेसशिप ग्रैंडाइजर को दबाने लगते हैं और फिर काफी सारी स्पेसशिप्स आकर उससे चिपक जाती हैं। साथ ही कसादो भी ग्रैंडाइजर पर हमला करने लगता है। काफी सारे हमले मिक्स हो जाते हैं और अब दुश्मन को लगता है कि ग्रैंडाइजर यहाँ हार जाएगा। कसादो भी खुश होता है, लेकिन तभी ग्रैंडाइजर उन सभी चीजों को खुद से दूर कर देता है। जो देख गैंडल कहता है, वेगा के लीथल मिसाइल्स को प्रिपेयर करो, हम ग्रैंडाइजर के साथ साथ इस पूरे प्लेनेट को ही खत्म कर देंगे। कसादो हमारे लिए वहां अपना बलिदान दे देगा और उन पापों का प्रायश्चित करेगा जो उसने प्लेनेट फ्लीट पर किए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेगा स्पेसशिप लॉन्चिंग के लिए तैयार होने लगती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ग्रैंडाइजर स्क्रू क्रैशर पंच का यूज करके वहां मौजूद एक बड़ी स्पेसशिप को खत्म कर देता है। लेकिन तभी धुएं के बीच में से ग्रैंडाइजर की ओर एक बहुत बड़ी मशीन आने लगती है। कसादो को लगता है कि इस हमले से ग्रैंडाइजर मर जाएगा, लेकिन तभी ग्रैंडाइजर अपने हथियार से इस मशीन को काट देता है और सीधा कसादो के ऊपर हमला कर देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडाइजर कसादो को पकड़ चुका था। दाइसुके कहता है, मैं इस बार तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये देख कसादो कहता है, मैं मानता हूँ मैंने गलत किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। दाइसुके कहता है, तुमने जो किया है उसकी तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। दाइसुके खुद पर से काबू खो रहा था। जो देख कोजी दाइसुके को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है ताकि वो उसे रोक सके, वरना आखिर में उसे ये बटन दबाना होगा। लेकिन यहाँ दाइसुके बहुत गुस्से में होता है। वो कसादो को उठाकर उसे दूर फेंक देता है और इसके बाद उस पर एंटी ग्रेविटी स्टॉर्म से हमला करके उसके जियोलाडाइजर को बीच में से तोड़ देता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। लेकिन कसादो अभी भी जिंदा होता है क्योंकि जियोलाडाइजर का सिर सही सलामत है ग्रैंडाइजर के हाथों में। जो देख कोजी चैन की सांस लेता है। यहाँ दाइसुके ने खुद पर से काबू नहीं खोया, लेकिन यहाँ वेगा स्पेसशिप हमला करने के लिए फुल्ली चार्ज हो चुकी है। ब्लाकी कहता है, कमांडर कैंडल हमला करने से पहले 7 तक जरूर गिनिएगा क्योंकि 7 आपका बर्थ मंथ है। तभी हेडक्वार्टर्स धरती से कुछ दूरी पर वेगा की स्पेसशिप को नोटिस कर लेता है और ये भी कि इसमें से बहुत पावरफुल एनर्जी रिलीज होने वाली है। तभी कोजी दाइसुके को कांटेक्ट करके उसे इस हमले के बारे में बताता है, लेकिन कमांडर कैंडल काउंटडाउन शुरू कर चुका है और वेगा स्पेसशिप हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। दूसरी ओर ग्रैंडाइजर इस हमले को रोकने के लिए बहुत सारी एनर्जी को इकट्ठा करके एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्रशर पंच लॉन्च करता है। ये हमला बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। ये सामने आने वाली सभी स्पेसशिप्स को खत्म करता जा रहा था और इससे पहले कि गैंडल का काउंटडाउन पूरा होता, वो क्रशर पंच इस मिसाइल में घल के इसे तोड़ देता है। साथ ही वहां पर मौजूद वो हजारों स्पेसशिप्स भी तबाह होने लगती हैं। जो देख ब्लैकी कहता है, वेगा कैनन बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। जिसके बाद कैंडल कहता है, हमारी सभी स्पेसशिप्स यानी कि फ्लाइंग सॉसर्स को वापस बुला लो, अभी के लिए हमें यहाँ से जाना होगा। और यहाँ आइलैंड पर हमें उसी लड़की का घर दिखाया जाता है जो टीवी में न्यूज देख रही थी। अचानक ही अपीयर हुए इस रोबोट ने अंतरिक्ष में मौजूद काफी सारे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को खत्म कर दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लड़की दाइसुके से फिर से मिलने के लिए निकल पड़ती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पेरिस के लोग ग्रैंडाइजर को अपना हीरो मानने लगते हैं। इसने हमारी जान बचाई है, हमारे प्लेनेट को बचाया है, शुक्रिया। लेकिन ये तबाही देख दाइसुके कहता है, मेरी वजह से बहुत से मासूम लोगों की जानें गई हैं, मैं इस दुनिया में नहीं रुक सकता। कोजी कहता है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, जरा ध्यान से देखो, तुमने कितने लोगों की जानें बचाई हैं, तुमने इस प्लेनेट को बचाया है। ये सभी लोग इस रोबोट को शुक्रिया कह रहे थे। जो देख दाइसुके मुस्कुराता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडाइजर अपने फ्लाइंग सॉसर में बैठकर उसी आइलैंड पर आ जाता है और इसके बाद इस आइलैंड पर मौजूद एक झरने के अंदर चला जाता है।
यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ पूरा एक हेडक्वार्टर टाइप मौजूद है। अरे टाइप क्या, ये हेडक्वार्टर्स ही है एक। इनके बाहर निकलते ही इनके पास सयाका आती है और आते ही वो दाइसुके को गुस्से में घूरने लगती है। मुझे माफ कर देना, मैं अचानक ही गायब हो गया। सयाका उसे माफ कर देती है, जिसके बाद सयाका के पिता एक एक्सपर्ट फोटोन एनर्जी साइंटिस्ट और कोजी के दादा के सबसे होनहार स्टूडेंट यूमी आते हैं। और इसके बाद वहां आते हैं स्पेस रिसर्च साइंटिस्ट डॉक्टर गेंजो। यहाँ सयाका के पिता दाइसुके से कोई बात नहीं करते, लेकिन डॉक्टर गेंजो दाइसुके से हाथ मिलाकर उससे उसके प्लेनेट के बारे में पूछते हैं और इसके बाद वो कुछ ज्यादा ही बोलने लगते हैं। सो सयाका उन पर गुस्सा करने लगती है, जिसके बाद कोची कहता है अब हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, बाकी बातें बाद में करते हैं। लेकिन तभी यूमी कहती हैं माफ करना, लेकिन दाइसुके मैं तुम्हारे ऊपर पहले कुछ मेडिकल टेस्ट करना चाहता हूँ। और इसके बाद दाइसुके की बॉडी पर मेडिकल टेस्ट होने लगते हैं, ये चेक करने के लिए कि कहीं ये स्पेस से अपने साथ कोई वायरस तो नहीं ले आया। टेस्ट के जरिए इन्हें पता चलता है कि दाइसुके की बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल किसी इंसान की तरह ही हैं। डॉक्टर गेंजो को तो इस बात का भी यकीन होता है कि हमारे पूर्वज एक ही थे और ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो दाइसुके और ग्रैंडाइजर के बारे में इस वक्त गवर्नमेंट को नहीं बताएंगे। दूसरी ओर लिफ्ट से कहीं जाते हुए सयाका कोजी को बताती है कि इन्होंने मैजिंगर जेड को बेस 3 में रख दिया है और ऐसा करने में इन्हें काफी दिक्कत हुई। और इसके बाद वहां आकर कोजी अपने मैजिंगर की हालत देखता है। सयाका कहती है उदास मत हो, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन ये फिर से पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन कोजी कहता है मैजिंगर, इतने ज्यादा ताकतवर दुश्मनों का सामना करते करते तुम बहुत थक चुके होगे है ना, लेकिन तुम्हारे अलावा उन दुश्मनों को कोई नहीं हरा सकता। तुम्हारा रॉकेट पंच सबसे ज्यादा ताकतवर होता है और आने वाले वक्त में मैं खुद को और बेहतर बनाऊंगा ताकि हमें फिर से कोई हरा ना सके, क्योंकि तुम वो गार्जियन हो जिसे मेरे ग्रैंडपा ने मेरे लिए बनाया था, मैजिंगर जेड। दूसरी ओर वेगा स्पेसशिप्स, जिसे अब हम वेगा हेडक्वार्टर कहेंगे, वहां हमें पता चलता है कि इनका वेगा कैनन तब तक रिपेयर नहीं हो सकता जब तक ये अपने प्लेनेट पर नहीं जाते। लेकिन कमांडर गैंडल वहां जाने से मना कर देते हैं। हमारे लोग जब हमें वहां इस शर्मिंदगी में आता हुआ देखेंगे तब हमारी वहां क्या इज्जत रह जाएगी। ब्लाकी कहता है ये सब उस बेवकूफ कसादो की वजह से हुआ है। गैंडल कहता है उस कसादो की एक मेड है ना, हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। दूसरी ओर सयाका देखती है कि कोची अभी भी मैजिंगर को लेकर उदास था, लेकिन तभी वहां दाइसुके आता है। कोची कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे रोबोट्स का सामना करूंगा जो मैजिंगर से भी ज्यादा ताकतवर होंगे। ये संसार बहुत बड़ा है और इस संसार में हमारा प्लेनेट अर्थ समुद्र में मौजूद एक बूंद की तरह है। अगर मेरे दादा स्पेस में पैदा हुए होते तो शायद वो भी ग्रैंडाइजर जितना ताकतवर रोबोट बना लेते। दाइसुके कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रैंडाइजर को प्लेनेट फ्लीट के लोगों ने नहीं बनाया था। लोगों का कहना था कि ग्रैंडाइजर को एक सुपर नेचुरल बीइंग ने बनाया था। कोची कहता है क्या? दाइसुके कहता है शुरू में मैंने भी ये बात नहीं मानी, लेकिन ग्रैंडाइजर की ताकतें हमारे प्लेनेट के साइंटिस्ट इसके बने हुए साइंटिफिक तरीके को कभी बतौर साबित ना कर पाए। कोची तुम्हारी वजह से मैं और ग्रैंडाइजर वेगा फोर्सेस को हराने में कामयाब रहे हैं, क्योंकि तुमने ही मुझे ग्रैंडाइजर का इस्तेमाल करने के लिए फिर से इनकरेज किया। तुमने मुझे साहस और हिम्मत दी है कोची। मैं तुम्हें दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त। कोजी कहता है अब तुमने खुद पर काबू पा लिया है, तुम्हें इस अंगूठी की जरूरत नहीं है। दाइसुके कहता है लेकिन फिर भी मैं इसे पहने रहना चाहता हूँ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कसादो को कैद करके रखा हुआ है, लेकिन यहाँ कसादो अपनी एक आंख निकालता है और इसके जरिए वो नाइदा को कांटेक्ट करता है। नाइदा जो स्पेसशिप में बैठी कुछ तस्वीरें देख रही थी, लेकिन इस तस्वीर में वो दाइसुके के साथ क्यों है? तभी कसादो उससे कहता है मेरी लोकेशन लेकर जल्दी मेरी मदद के लिए आओ। लोकेशन को दे। नाइदा कहती है साइरियस अब तुम्हारी बहन जाने वाली है। लेकिन जैसे ही वो जाती वहाँ गैंडल और ब्लाकी आ जाते हैं। कहाँ जाने के बारे में सोच रही हो नाइदा? और यहाँ कसादो किसी के आने की आवाज सुनता है। कोई शख्स कहता है ध्यान से जाइएगा, मेडिकल टेस्ट के जरिए पता चला है कि ये एक एलियन है। ये होते हैं दाइसुके और कोची। कसादो यहाँ हम तुमसे कुछ सवाल पूछने आए हैं। कोची कहता है और तुम्हें हमारे सवालों के जवाब देने होंगे। वो कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर मैंने सवालों के जवाब नहीं दिए तब तुम लोग मुझे मार दोगे। दाइसुके पूछता है तुम ग्रैंडाइजर को क्यों चुराना चाहते हो? वो कहता है ये ग्रेट वेगा के ऑर्डर्स हैं जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ। दोस्तों ग्रेट वेगा
वेगा एलियंस फोर्सेस का फाउंडर है, लेकिन उसे हजारों सालों से देखा नहीं गया है। लेकिन वो हजारों सालों से जिंदा कैसे है? क्योंकि दाइसुके के जात के लोग भी लगभग इंसानों के जितना ही जिंदा रहते हैं। लोगों को लगने लगा था कि ग्रेट वेगा बस एक कहानी है। कसादो भी यही सोचता था, लेकिन फिर उसने उसे देखा। मुझे ग्रैंडाइजर चाहिए, वो सैकड़ों प्लेनेट से ज्यादा कीमती है। लेकिन इस बारे में कसादो नहीं जानता कि आखिर उसे ग्रैंडाइजर क्यों चाहिए। लेकिन कसादो कहता है कमांडर गैंडल और वो ब्लाकी, इन्हें भी ग्रेट वेगा के अस्तित्व पर शक है। लेकिन उसने खुद मुझसे बात की। मैं हूँ वो चुना हुआ शख्स, न कि तुम ड्यूक फ्लीट। जिसके बाद हम इन दोनों को एक झील के पास देखते हैं। दाइसुके को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब ग्रेट वेगा का किया धरा है। लेकिन आखिर वो हजारों सालों से जिंदा कैसे है और आखिर उसे ग्रैंडाइजर क्यों चाहिए? लेकिन तभी अचानक दाइसुके आसमान की ओर उंगली करता है। आसमान से कुछ नीचे गिर रहा था। ये दोनों मोटर बाइक से उस चीज की ओर जाने लगते हैं। वो चीज नीचे गिरते हुए एक चट्टान से टकराती है। जब ये दोनों वहां पहुंचते हैं तब वहां उतरते ही दाइसुके अपना आउटफिट चेंज कर लेता है। वो वहां जाकर वहां से एक लड़की को अपने साथ लाता है और ये लड़की नाइदा होती है। दाइसुके उसे लेटाता है और ध्यान से देखने पर वो हैरान हो जाता है कि अरे ये तो नाइदा है, मेरे बचपन की दोस्त। तुम ठीक तो हो ना नाइदा? तभी नाइदा को होश आता है। उसे देखते ही वो उसे गले लगा लेती है। आप ठीक हैं ड्यूक फ्लीट? आपको सही सलामत देख मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस पल का बहुत लंबे वक्त से इंतजार कर रही थी। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि दाइसुके गिटार बजा रहा होता है। वहीं थोड़ी दूरी पर नाइदा झील के पानी में खड़ी गाना गा रही थी। नाइदा की आवाज बहुत ही सुरीली होती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि क्योंकि नाइदा दाइसुके की बचपन की दोस्त है, इसीलिए अब वो उसके साथ है। लेकिन सायाका को इस बात की चिंता हो रही थी कि कहीं वो वेगा की कोई स्पाई तो नहीं। कोजी कहता है तुम्हें इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, वो दोनों एक ही दुनिया से हैं। उन दोनों को साथ में थोड़ा वक्त गुजारने दो। सायाका कहती है शायद तुम सही कह रहे हो। इस म्यूजिकल परफॉर्मेंस के बाद नाइदा कहती है ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, चारों ओर पेड़ पौधे और जिंदगी के निशान हैं। ये मुझे प्लेनेट फ्लीट की याद दिलाता है। दाइसुके कहता है लेकिन मैंने प्लेनेट फ्लीट को बर्बाद कर दिया और रुबीना को भी मार दिया। लेकिन जब दाइसुके दुखी होता है तभी नाइदा एक खंजर लेकर दाइसुके की ओर जाने लगती है। लेकिन तभी दाइसुके कहता है मैंने जो गुनाह किए हैं उनकी वजह से मैं तुम्हें देखकर भी खुश नहीं हो पा रहा हूँ। जो सुन नाइदा दाइसुके के सीने से लग कहती है प्लीज आप ऐसा मत सोचिए, आप अपने कंधों पर कितना बोझ लिए हुए हैं। और इसके बाद नाइदा दाइसुके की पीठ में खंजर घोंपने ही वाली थी। लेकिन तभी वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि वहां पर आइलैंड ऑफ वुल्फ से ये लड़की आ जाती है। इस लड़की का नाम हिकारू है। उसे देख नाइदा अपना खंजर रख लेती है। अगले सीन में हम इन सभी को एक साथ बैठे हुए देखते हैं और यहीं हिकारू भी होती है। सायाका पूछती है हिकारू तुम आइलैंड ऑफ वुल्फ से यहाँ पर सिर्फ दाइसुके से मिलने आई हो? वो कहती है मैं जानना चाहती हूँ कि कहीं ये कोई बुरा शख्स तो नहीं है या फिर वो अच्छा शख्स जिसे खुद देवताओं ने चुना है। जिसके बाद दाइसुके नाइदा को बताता है कि इस दुनिया में उसका नाम दाइसुके है। इस दुनिया के लोग समझते हैं कि मैं साइंटिस्ट गेंजो का बेटा हूँ। इन सभी को दाइसुके की असली आइडेंटिटी छुपानी पड़ रही है। तभी डॉक्टर गेंजो सभी के लिए चाय लेकर आते हैं जो काफी न्यूट्रिशियस होती है। उस चाय को देख नाइदा कहती है ये बहुत ही ज्यादा सुगंधित है, मैं बहुत लंबे वक्त के बाद इतना अच्छा महसूस कर रही हूँ। कोजी कहता है तुम्हारे लिए ये स्पेस ट्रैवल करना बहुत मुश्किल रहा होगा। यूमी आगे कहते हैं हाँ, लेकिन फिर भी तुम वेगा फोर्सेस से बचते हुए यहाँ आ गई। वो कहती है अगर साइरस ना होता तो मैं यहाँ नहीं पहुँच पाती। साइरस नाइदा का भाई है। नाइदा का परिवार बहुत लंबे वक्त से फ्लीट फैमिली की सेवा करता आ रहा है। दाइसुके नाइदा और साइरस के साथ खेल कूद कर ही बड़ा हुआ है। ये तीनों कितने ज्यादा खुश लग रहे हैं। जिसके बाद दाइसुके पूछता है कि साइरस कहाँ है? लेकिन साइरस के बारे में कहते हुए नाइदा का सिर दर्द करने लगता है, जिस वजह से दाइसुके को उसकी चिंता होती है। लेकिन सायाका कहती है शायद से ये चाय का असर हो। जिसके बाद यूमी दाइसुके को नाइदा को उसके कमरे में छोड़कर आने को कहते हैं। वो लंबे सफर से आई है, थक गई होगी, उसे कुछ देर आराम कर लेने दो। जिसके बाद दाइसुके नाइदा को यहाँ से ले जाता है। जो देख हिकारू कहती है आज ये बिल्कुल किसी अच्छे शख्स की तरह लग रहा है, ना कि उस शख्स की तरह जिससे मैं आइलैंड पर मिली थी। नाइदा से मिलने के बाद दाइसुके काफी खुश होता है। जिसके बाद दाइसुके
नाइदा को उसके कमरे में लेटा देता है। वो कहती है, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई, माफ कर दीजिए। वो कहता है, ये कैसी बात कर रही हो तुम मेरा परिवार हो। लेकिन इसके बाद नाइदा अपना चाकू निकाल लेती है। लेकिन तभी दाइसुके कहता है, कल सुबह तुम मुझे प्लेनेट फ्लीट के बारे में हर एक अपडेट देना। इसके बाद दाइसुके पर्दे लगाते हुए कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी दुनिया इस वक्त कैसी है। और इसके बाद वो नाइदा को गुड नाइट कहकर यहाँ से जाने लगता है। वैसे तुम्हें मुझे दाइसुके बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, पहले की तरह मुझे बस ड्यूक बुलाओ। दाइसुके के जाते ही नाइदा कहती है, आखिर मैं इसे मार क्यों नहीं पाई, मुझे जल्द से जल्द अपना मिशन पूरा करना होगा। लेकिन तभी अचानक नाइदा को दर्द होने लगता है और इसका सिग्नल वेगा हेडक्वार्टर्स में ब्लाकी को मिल जाता है कि नाइदा की ब्रेन वेव्स में डिस्टरबेंस आ रही है। गैंडल कहता है, ड्यूक फ्लीट से मिलने के बाद उस पर किया हुआ हमारा ब्रेन वॉश कमजोर पड़ गया होगा, उस पर और दबाव डालो। जैसे जैसे ये लोग दबाव को बढ़ाते हैं, नाइदा के सिर में बेइंतहा दर्द होने लगता है और वो दर्द बढ़ता जाता है। उसके दिमाग में एक आवाज सुनाई देती है, गैंडल की, याद करो नाइदा, तुम वहाँ किस लिए गई हो। जिसके बाद नाइदा को याद आता है कि किस तरह उसको बचाने के लिए उसके भाई साइरस ने अपनी जान दे दी थी। ग्रैंडाइजर ने उसके ऊपर पैर रख दिया था, जिस वजह से नाइदा का भाई मारा गया। जो देख नाइदा बहुत डर गई और यही याद करते हुए अब नाइदा कहती है, मैं इस मिशन को पूरा करूंगी। दूसरी ओर कोची दाइसुके से पूछता है, नाइदा को लेकर तुम्हारे विचार क्या हैं? दाइसुके बताता है कि नाइदा प्रिंसेस रुबीना की मेट थी। नाइदा बहुत ही अच्छी लड़की है, उसने प्रिंसेस रुबीना का भी दिल जीत लिया था, लेकिन मेरे और ग्रैंडाइजर की वजह से वो प्रिंसेस रुबीना को खो चुकी है। नाइदा प्रिंसेस से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब मैं नाइदा की हिफाजत करूंगा और उसे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। कोजी कहता है, बहुत अच्छे, लेकिन अब तुम्हें साइरस से भी मिलना है। दाइसुके कहता है, हाँ। दूसरी ओर हम नाइदा को देखते हैं, जो उस जगह पर आ चुकी थी जहाँ कैदियों को रखा जाता है। इस जगह के अंदर आते हुए कसादो उससे कह रहा था, तुम एक स्टारकर नाइट की नौकर इसलिए बनी ताकि तुम फिर से ड्यूक से मिल सको, और इसी वजह से अब तुम मेरे हाथों की कठपुतली बनी हुई हो। जिसके बाद नाइदा कसादो के कमरे के बाहर खड़ी होती है और कसादो उससे दरवाजा खोलने को कहता है, लेकिन नाइदा कहती है, मैं ये दरवाजा ड्यूक को मारने के बाद खोलूंगी। और ये कहकर नाइदा यहाँ से जाने लगती है और ये देख कसादो समझ जाता है कि गैंडल ने इसका ब्रेन वॉश कर दिया है। क्या यार, मेरी किस्मत ही खराब है। ड्यूक फ्लीट हमेशा से तुम्हारी पहली चॉइस रही है ना नाइदा। जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर गेंजो और यूमी सीसीटीवी रूम में होते हैं। तभी यूमी सयाका को जगाकर उसे तुरंत सेकंड फ्लोर में जाने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें नाइदा की हरकतें सस्पिशियस लग रही हैं। इसीलिए वो सयाका को उसके हथियार साथ ले जाने को कहते हैं। सयाका एक गन ले लेती है। दूसरी ओर दाइसुके आसमान को देखकर गिटार बजा रहा था। तभी नाइदा उसके पास आती है, तुम यहाँ इस वक्त क्या करने आई हो? जिसके बाद हम देखते हैं कि नाइदा अपनी नाइटी उतारकर अपने एक अलग ही आउटफिट में होती है और इसके बाद वो दाइसुके के सीने से लग जाती है। जैसे ही दाइसुके पूछता है कि क्या हुआ नाइदा, वो अजीब ढंग से कहती है, मैं यहाँ तुम्हें मारने आई हूँ ड्यूक फ्लीट। और इसके बाद वो अपना खंजर निकालकर उसे दाइसुके के सीने में मार देती है। लेकिन तभी हेडक्वार्टर्स के सायरन बजने लगते हैं, जिससे कोजी जाग जाता है और इन्हें पता चलता है कि एक बहुत ही बड़ा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट धरती की ओर आ रहा है। मॉनिटर रूम से ये लोग देखते हैं एक बहुत बड़ी स्पेसशिप को। ये फ्लाइंग सॉसर बहुत बड़ा होता है और ये इंसानों के सैटेलाइट को भी तोड़ देता है। इस फ्लाइंग सॉसर को कमांड गैंडल दे रहा है। इस फ्लाइंग सॉसर का नाम दारी दारी है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये फ्लाइंग सॉसर होन्शु के चुबू रीजियन में गिरेगा, जिससे एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा और हजारों किलोमीटर तक सब खत्म हो जाएगा। जो देख डॉक्टर गेंजो दाइसुके को बताने की कोशिश करते हैं कि धरती की ओर एक बहुत बड़ा फ्लाइंग सॉसर आ रहा है, उसे ग्रैंडाइजर से उसका सामना करना होगा। लेकिन दूसरी ओर दाइसुके नाइदा के वार से काफी जख्मी हो चुका था। वो पूछता है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो नाइदा? वो कहती है, जवाब ये है कि तुम जिंदा हो और साइरस मर गया। दाइसुके कहता है, क्या साइरस मर गया? वो कहती है, हाँ, उसे तुमने मार दिया ग्रैंडाइजर के पैरों से कुचलकर। जो बात सुन दाइसुके को सदमा लगता है। आगे नाइदा कहती है, ड्यूक फ्लीट, तुम्हारी वजह से मेरा भाई मारा गया, उसके हत्यारे तुम हो, साथ ही तुमने प्रिंसेस रुबीना को भी मार दिया। तुमने हमारे प्लेनेट फ्लीट को धोखा दिया है और फिर तुम इस दुनिया में आकर अपना नाम बदलकर खुशी से रह रहे हो।
जिसके बाद फिर से नाइदा दाइसुके के ऊपर हमला करने को चाहती है कि तभी कोजी आकर दाइसुके को बचा लेता है। तभी सयाका आकर नाइदा को उसका हथियार फेंकने को कहती है, लेकिन तेजी से आकर नाइदा सयाका की गन को गिराकर उससे वो गन लेकर कोजी को दाइसुके से दूर हटने को कहती है। मैं अपना मिशन पूरा करके रहूंगी, कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। और इसके बाद नाइदा दाइसुके को सीने से लगाकर कहती है, मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। जब तक तुम जिंदा रहोगे तुम्हारे किए हुए गुनाह तुम्हारा पीछा करते रहेंगे, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे दर्द से आजाद करने आई हूँ। तुम्हें मारने से तुम्हारे सारे पाप भी खत्म हो जाएंगे। नाइदा के हाथों में ये एक बॉम्ब होता है। दाइसुके कहता है, अगर तुमने ऐसा किया तो यहाँ मौजूद मासूम लोग भी मारे जाएंगे। नाइदा कहती है, तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ यहीं मरना चाहती हूँ। तुम बचपन से ही हमेशा से ही मेरी यादों का एक हिस्सा रहे हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, इसीलिए अब आखिर में मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि तुम ही मेरे मिशन हो। जो देख सयाका कहती है, जैसा मैंने सोचा था दाइसुके तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो जाइंट फ्लाइंग सॉसर दारी दारी धरती के एटमॉस्फेयर की ओर आ रहा है। गैंडल यहाँ कहता है, ग्रैंडाइजर कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, जब तक उसका कमांडर उसे कमांड ना करे तब तक वो हिलेगा भी नहीं। ब्लैकी कहता है, ये सब आपकी ही ब्रेन वॉश करने की नायाब और अनोखी काबिलियत की वजह से हो पाया है। और दोस्तों, अगर इतना बड़ा फ्लाइंग सॉसर धरती पर गिरेगा तो पूरी धरती का स्वाहा हो जाएगा। गैंडल कहता है, वो बेवकूफ लड़की ड्यूक फ्लीट के साथ साथ खुद भी मरने वाली है। ब्लैकी तो इस बात से खुश होता है कि ड्यूक फ्लीट के साथ वो कमीना कसादो भी मर जाएगा। और यहाँ धरती पर हम देखते हैं दाइसुके नाइदा से कहता है, तुमने सही कहा, मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं और जब तक मैं अपने पापों का प्रायश्चित ना कर लूं मैं मर नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ इतनी दयालुता भरी मौत नहीं मर सकता। मैं जिंदा रहकर अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। और इस वक्त मुझे गुस्से की आग में मारकर मुझे नहीं लगता कि साइरस को इस बात से खुशी होगी। क्यों ना हम यहाँ एक साथ जिंदा रहें नाइदा, इसी प्लेनेट पर। लेकिन दाइसुके के ये कहते ही जैसे ही नाइदा के इमोशंस में बदलाव आता है, नाइदा के सिर पर जो हेडबैंड था वो चमकता है, जिससे नाइदा का सिर दर्द करने लगता है, जिससे वो रोते हुए कहती है, ड्यूक फ्लीट, तुमने मेरे भाई साइरस को मारा है, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगी। जिसके बाद नाइदा के सिर का पेंडेंट बहुत ग्लो करने लगता है। जो देख दाइसुके को उसकी चिंता होती है। तभी हिकारू वहां आकर बताती है कि इस लड़की के इमोशंस को कोई और कंट्रोल कर रहा है। जो बात सुन दाइसुके समझ जाता है कि ये काम वेगा एलियंस फोर्सेस का है। जिसके बाद दाइसुके नाइदा को गले लगा लेता है और नाइदा खुद पर से काबू खोते हुए दाइसुके को फिर से जख्मी कर देती है। लेकिन फिर भी दाइसुके उसे नहीं छोड़ता। चिंता मत करो नाइदा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात सुन नाइदा को उसका बचपन याद आता है कि किस तरह एक बार जब वो रो रही थी क्योंकि उसे एक चोट आ गई थी, तब दाइसुके ने वहां आकर उसकी चोट को साफ किया और उसकी मरहम पट्टी भी की और इसके बाद उसे सीने से लगाकर कहा, रो मत नाइदा, सब ठीक हो जाएगा। और यही याद करते हुए नाइदा के सिर का पेंडेंट टूट जाता है। फिर उसे याद आता है कि किस तरह दाइसुके ने प्रिंसेस रुबीना से प्यार का इजहार किया था। उन दोनों को एक साथ देख नाइदा मुस्कुरा रही थी। लेकिन तभी उसका भाई साइरस उसे पूछता है, क्या तुम्हें उन दोनों के साथ होने से कोई दिक्कत नहीं है? तुम भी तो राजकुमार से प्यार करती हो। और हमें पता चलता है कि नाइदा ने आज भी दाइसुके का रुमाल अपने हाथ में बांध रखा है। और बस ये सब याद आते ही गैंडल का कंट्रोल नाइदा के ऊपर से छूट जाता है। जो देख दाइसुके खुश होता है कि नाइदा ने खुद पर काबू पा लिया। लेकिन इसके बाद दाइसुके वहीं गिर जाता है और उसका बहुत सारा खून बहने लगता है। जो देख नाइदा तुरंत ही दाइसुके के जख्म पर रुमाल लगाती है। तभी बाकी सब भी दाइसुके के पास आते हैं। दाइसुके के खून से वो रुमाल पूरा लाल हो जाता है। उसका खून बहना बंद नहीं हो रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि हेडक्वार्टर्स के चारों ओर एक शील्ड आ जाती है, क्योंकि वो फ्लाइंग सॉसर दारी दारी बहुत तेजी से इनकी ओर आ रहा था। जिसके बाद कुछ लोग आते हैं दाइसुके का इलाज करने के लिए, लेकिन वो भी दाइसुके के बहते हुए खून को रोक नहीं पा रहे थे। जो देख नाइदा घबरा रही थी। वो जाइंट फ्लाइंग सॉसर भी धरती के अंदर एंटर कर चुका था। जिसके बाद नाइदा अपना बॉम्ब उठाकर दाइसुके के पास जाकर उसे किस करती है और फिर उससे माफी मांगती है। जो देख ये दोनों हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद नाइदा यहाँ से भाग जाती है। दाइसुके के इलाज के लिए उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाने लगता है। दूसरी ओर नाइदा अपने फ्लाइंग सॉसर में बैठकर हेडक्वार्टर्स से बाहर निकल जाती है और इसके बाद वो दाइसुके यानी कि ड्यूक फ्लीट से
अलविदा कहती है। तुमसे वापस मिलकर मेरी खूबसूरत यादें फिर से ताजा हो गईं। शुक्रिया ड्यूक फ्लीट। लेकिन जैसे ही दाइसुके को होश आता है वो उससे कांटेक्ट करके कहता है, तुम कहां जा रही हो नाइदा, और तुम क्या करने वाली हो? लेकिन तभी नाइदा बताती है कि राजकुमार प्रिंसेस रुबीना जिंदा हैं, इसीलिए आपको भी जिंदा रहना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जाइंट फ्लाइंग सॉसर नाइदा के बिल्कुल सामने होता है। नाइदा कहती है, राजकुमार आप प्रिंसेस रुबीना के साथ खुश रहिएगा और मैं आपकी जिंदगी के लिए अपनी जान देने जा रही हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि नाइदा का फ्लाइंग सॉसर उस जाइंट फ्लाइंग सॉसर से जाकर टकराता है, जिससे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका होता है और नाइदा मारी जाती है। और ये सब होते हुए दाइसुके अपनी आंखों से देख रहा था। वो अपनी दोस्त को बचा ना सका, इस वजह से वो नाइदा का नाम लेकर जोर जोर से रोने लगता है। लेकिन नाइदा उसे छोड़कर जा चुकी है। उसने अपने प्यार दाइसुके के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया। जिसके बाद हमें प्लेनेट फ्लीट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वेगा फोर्सेस प्लेनेट फ्लीट के एक बोर्डिंग स्कूल के चारों ओर फैले हुए हैं और इसके बाद वहाँ एक बड़ी स्पेसशिप आती है और इसके बाद वेगा के कुछ सैनिक इन औरतों के पास आकर पूछते हैं, हम जानते हैं कि ड्यूक फ्लीट की बहन यहाँ छुपी हुई है, जल्दी उसे बाहर निकालो वरना यहाँ सब मारे जाएंगे। वो कहती हैं, हम फ्लीट फैमिली के किसी भी सदस्य को पनाह नहीं दिए हुए हैं। लेकिन वो उनकी बात नहीं मानते और इस स्कूल के अंदर आ जाते हैं और यहाँ एक लड़की मौजूद होती है, जिसके पास आते हुए ये लोग कहते हैं, क्या तुम ही हो प्लेनेट फ्लीट की राजकुमारी मारिया ग्रेस फ्लीट? तुम्हारे भाई ड्यूक फ्लीट ने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा है, साथ ही इस प्लेनेट को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और जब तक वो नहीं पकड़ा जाता हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन असल में वहाँ पर वो लड़की नहीं होती, बस उसका एक इल्यूजन था। वो लड़की उनसे काफी दूर थी और हमें पता चलता है कि मारिया फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकती है और इसके बाद वो उन सभी को जीव दिखाकर वहाँ से भाग जाती है। बाहर आकर वो देखती है कि वेगा का एक सैनिक एक स्पेसशिप में बैठा हुआ है। वो उसमें लात मार के उसे गिरा देती है और स्पेसशिप में बैठकर कहती है, मेरा भाई गुनहगार नहीं हो सकता। और इसके बाद वो उस स्पेसशिप को लेकर उड़ जाती है। लेकिन वेगा की फोर्सेस उसका पीछा करती हैं। सो वो एक हमला करके वेगा की फोर्सेस को तबाह कर देती है। लेकिन तभी एक ट्रांसमीटर जैसी चीज आकर इस स्पेसशिप के पैर से चिपक जाती है, जिसके बाद मारिया कहती है, अगर मेरे भाई ने सच में मेरे माता पिता को मारा होता तब ऐसा करते हुए मैंने उसे देखा होता। और ये कहकर मारिया अंतरिक्ष में निकल आती है। जिसके बाद प्लेनेट अर्थ पर हम दाइसुके को देखते हैं, जो झील किनारे अकेला बैठकर नाहिदा को याद करते हुए गिटार बजा रहा था। तभी कोजी उसके पास आकर कहता है, क्या तुम घूमने चलना चाहोगे? दाइसुके कहता है, मेरा मूड नहीं है। ये बात सुन कोजी वापस इन सभी के पास आ जाता है और कहता है, उसने मेरी तो बात नहीं मानी, तुम जाकर कोशिश क्यों नहीं करती है कारू? सयाका कहती है, उसे कैंडी खिलाते हैं, कैंडी खाकर उसका माइंड फ्रेश हो जाएगा। लेकिन ये आइडिया बहुत ही बचकाना होता है, इसीलिए डॉक्टर गेंजो कहते हैं उसे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दो। लेकिन तभी कोजी को एक सिग्नल मिलता है और वो इस बारे में दाइसुके को बताता है। अगले सीन में हम दाइसुके को भागते हुए कहीं जाते हुए देखते हैं। वो एक सीक्रेट दरवाजे में छलांग मारता है और एक खुफिया रास्ते से नीचे होता हुआ गिरने लगता है। बीच हवा में ही उसका आउटफिट चेंज हो जाता है, जिसके बाद वो ग्रैंडाइजर में जाकर बैठ जाता है और फिर वो ग्रैंडाइजर को लेकर हेडक्वार्टर्स के बाहर निकलता है, जहां उसे इस झरने से होकर जाना पड़ता है क्योंकि हेडक्वार्टर्स इसी झरने के पीछे है। कोजी को जो सिग्नल मिला उसमें बताया गया है कि पृथ्वी की ओर कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आ रहा है और ये एक स्पेसशिप होती है। लेकिन तभी उस स्पेसशिप में से आवाज आती है, भैया क्या आप ही ग्रैंडाइजर को चला रहे हैं? दाइसुके देखता है कि इस स्पेसशिप में उसकी बहन मारिया बैठी हुई है। जिसके बाद हम ग्रैंडाइजर और उस स्पेसशिप को आइलैंड पर उतरा हुआ देखते हैं। दाइसुके पूछता है कि मारिया तुम यहाँ कैसे आई? लेकिन मारिया पूछती है, भैया सब लोग कह रहे हैं कि आपने मम्मी पापा को मारा है और प्लेनेट फ्लीट को बर्बाद करके आप भाग गए। उसकी ये बात सुन इससे पहले कि दाइसुके कुछ कहता, कोजी कहता है, ये सच नहीं है, तुम उसकी छोटी बहन होकर दुश्मन की बातों पर यकीन कैसे कर सकती हो? जिसके बाद दाइसुके मारिया को बताता है कि ये कोजी है, मेरा दोस्त। मारिया कहती है, आप डोमा को कब से दोस्त बनाने लगे? और अगर हमारी लैंग्वेज में डोमा का अर्थ निकाला जाए तब वो जंगली होता है। मारिया कहती है, मैंने सही तो कहा, ये नासमझ गुस्सैल लड़कियों के साथ सही से बात ना करने वाला लड़का
जंगली ही तो हुआ। और इसी तरह वो कोजी की बहुत सारी बुराई करती है, जिससे सायाका तो हंसती है, लेकिन कोजी गुस्से में आकर कहता है, मुंह चलाना बंद करो बेवकूफ लड़की। लेकिन हिकारू कहती है, ओह तो ये उसकी छोटी बहन है। जिसके बाद हम हेडक्वार्टर्स के अंदर ही उस स्पेसशिप को भी देखते हैं जिससे मारिया आई है। और इसके बाद मारिया इन सभी के सामने होती है, लेकिन यहाँ कोजी के सामने वो कहती है, मैंने प्लेनेट अर्थ के बारे में कभी नहीं सुना, वो तो एलियंस का हिस्सा भी नहीं है। दाइसुके कहता है, माफ करना, ये बस एक छोटी बच्ची है। मारिया की उम्र 14 साल है और दाइसुके मारिया को समझाता है कि उसे किसी से भी ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मारिया कहती है, इस दुनिया के लोगों के अंदर कोई काबिलियत नहीं है। कोजी कहता है, हमारे पास बहुत काबिलियत है। अब इन दोनों की इस बहस की वजह से अगले सीन में हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच एक मुकाबला होने वाला है घुड़सवारी का। जिसके बाद दाइसुके काउंटिंग करता है और उसके इशारा करते ही इन दोनों की रेस शुरू होती है। पहले कोजी आगे होता है, क्या हुआ बच्ची, तुम आगे नहीं आ पा रही? जो सुन मारिया अगले ही पल में कोजी के बगल में आ जाती है, लेकिन तभी अचानक इनके सामने बकरियों का झुंड गुजरने लगता है, जिस वजह से कोजी को रुकना पड़ता है। लेकिन मारिया नहीं रुकती, वो एक काफी ऊंची छलांग मारकर दूसरी ओर आ जाती है और इसी तरह मारिया पहले राउंड को जीत जाती है। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि हिकारू छुपकर उस पर नजर रख रही है। जिसके बाद अगला गेम आता है जिसमें इन्हें ये वाला गेम खेलना पड़ता है। कोजी कहता है, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? लेकिन मारिया इसको उल्टा पकड़ती है, यानी वो इसे बॉल से पकड़ती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इसे बहुत आसानी से घुमाते हुए बॉल के अंदर हत्थे को डाल देती है। ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। दूसरा राउंड भी ये जीत गई, बेचारा कोजी। जिसके बाद ये दोनों रॉक पेपर सिजर्स खेलकर ये डिसाइड करते हैं कि इस गेम में पहले इन्हें कौन मारेगा। और इसमें भी हर बार मारिया ही जीत रही थी, वो लगातार 10 बार जीती और कोजी एक बार भी नहीं। जिसके बाद ये लोग चेस की ही तरह एक गेम खेलते हैं और इस गेम में भी कोजी हार जाता है, जिससे वो बहुत खुश होती है। लेकिन तभी वो हिकारू से पूछती है कि क्या बात है, मैंने नोटिस किया कि तुम काफी वक्त से मुझे घूरे जा रही हो, क्या तुम भी मुझसे मुकाबला करना चाहती हो? जो बात सुन सायाका आकर कहती है, ठीक है, हम तुमसे कोजी का बदला लेंगे। बेचारा कोजी, लड़कियों को आना पड़ रहा है उसकी मदद के लिए। जिसके बाद शायद राउंड आता है खाना बनाने का। हम देखते हैं कि हिकारू बहुत ही बारीकी से मछली को काटने लगती है, लेकिन यहाँ पर मारिया भी बहुत माहिर तरीके से खाने को बना रही थी। और ये देख दाइसुके भी खुश होता है कि उसकी बहन कितनी होशियार है। लेकिन वही सायाका ना जाने क्या करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन तीनों लड़कियों के द्वारा बनाया गया खाना टेबल पर रखा है। हमें पता चलता है कि सायाका ने तोकोयाकी बनाए हैं, एक जापानीज ट्रेडिशनल डिश। और जब मारिया इसे खाकर देखती है तब उसे इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद सायाका उन पर क्रीम डालती है और जब मारिया इसे खाती है तब इस क्रीम वाले का स्वाद तो और भी ज्यादा अच्छा होता है। सायाका ने इस पर जो डाला है वो मेयोनीज है। मारिया कहती है, इस दुनिया का खाना तो बहुत अच्छा है। अब ऐसे ही सबका खाना हो जाता है और हिकारू यहाँ अपनी मछली खाते हुए कहती है, मारिया का खाना ज्यादा बेहतर था। जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर गेंजो और यूमी वेगा की उस स्पेसशिप को देखकर कहते हैं, ये हमारी दुनिया के हथियारों से बहुत ही ज्यादा एडवांस है, जिसका हम कंपैरिजन तक नहीं कर सकते। और इन दोनों के पास ये बहुत ही अच्छा मौका है इस टेक्नोलॉजी को स्टडी करने का। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्पेसशिप के बगल से अजीब सी स्लाइम जैसी चीज निकलकर वहाँ एक इंसान का रूप ले लेती है और इसके बाद ये चीज उस चैम्बर में आकर जहाँ कैदियों को रखा जाता है फिर से स्लाइम बन जाती है और इसी तरह एक चैम्बर के अंदर घुस जाती है। ये रूम था कसादो का। उसे देख कसादो कहता है, क्या फिर से कोई टेस्ट करने आए हो? लेकिन इसके बाद वो शख्स अपने असली रूप में आ जाता है। कसादो कहता है, तुम तो वेगा के कमांडर्स में से एक हो, मुझे छुड़ाने के लिए आए हो। वो कहता है, मैं दरवाजा खुला छोड़ दूंगा, तुम कुछ घंटों बाद यहाँ से बाहर निकलना। जिसके बाद हम उसी वेगा के कमांडर को इंसानी रूप लिए हुए छुपकर दाइसुके और मारिया को देखते हुए देखते हैं। जिसके बाद ये वेगा कमांडर स्लाइम का रूप लेकर इनकी कार के नीचे छुप जाता है। तभी वहाँ सायाका और कोजी आते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि ये चारों कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं। जिसके बाद हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है और यहाँ आकर मारिया कहती है कि यहाँ पर इतनी बढ़िया जगह है, ये चारों यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए हैं। मारिया यहाँ कहती है, आखिरकार मैं उस कैद से आजाद हो गई। दाइसुके कहता है, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना कोई कैद थोड़ी है, वो भी बस 6 महीनों के लिए। सायाका कहती है, पहले कुछ खाने के लिए चलते हैं, शॉपिंग बाद में करेंगे। लेकिन कोजी का मारिया के साथ शॉपिंग जाने का कोई इरादा नहीं है
वो तो दाइसुके के साथ अपनी नई मोटर बाइक देखने के लिए जाना चाहता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेगा का वो कमांडर किसी और शख्स का रूप ले लेता है और इसके बाद वो वेगा हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म करता है। हेलो कमांडर कैंडल, मैं स्मॉल यूनिट फोर्स का कमांडर शूरा हूँ और इस वक्त मैं ड्यूक फ्लीट पर नजर रखे हुए हूँ। जो सुन ब्लैकी कहता है मुझे अपनी लोकेशन बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ सैनिक भेजता हूँ। लेकिन वो कहता है आपके कमजोर सिपाही ड्यूक फ्लीट को चौकन्ना कर देंगे। जो सुन ब्लैकी को गुस्सा आता है, लेकिन कमांडर गैंडल कहता है तुमने हमें कांटेक्ट किया है, जिसका मतलब तुम्हें हमारी जरूरत है। वो कहता है मैं चाहता हूँ कि आप मेरी लोकेशन पर एक मॉन्स्टर सॉसर को भेजें और जब ड्यूक फ्लीट का ध्यान उस पर जाएगा मैं मौका देखकर उसे खत्म कर दूंगा। गैंडल कहता है ठीक है, मैं अभी सॉसर 00 को भेजता हूँ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ये चारों बड़े ही आराम से घूम रहे हैं। यहाँ दाइसुके कहता है मारिया, इस दुनिया की हर एक चीज कितनी खूबसूरत है ना? वो कहती है हाँ। मारिया इस बात से खुश होती है कि उसके भाई के बारे में दुश्मन ने जो अफवाहें फैलाई थी वो सच नहीं है, क्योंकि उसका भाई तो इतना अच्छा है। लेकिन तभी अचानक इन्हें किसी धमाके की आवाज आती है। यहाँ पर कमांडर गैंडल का सॉसर 00 आकर तबाही मचाने लगता है। जो देख दाइसुके कहता है कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ। सयाका कहती है ऐसा नहीं हो सकता, हमने हर एक चीज को बहुत ही सीक्रेट रखा था। लेकिन तभी वहाँ कमांडर शूरा एक पुलिस ऑफिसर का भेस लिए हुए एक गन से दाइसुके पर हमला करने ही वाला था कि तभी वो फ्लाइंग सॉसर 00 उसी की ओर हमला कर देता है, जिस वजह से बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा टुकड़ा उसके ऊपर आकर गिरता है और शायद वो वहीं मारा गया। दूसरी ओर मारिया बिना कुछ सोचे समझे दुश्मन का सामना करने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक रोड पर एक तेज बाइकर उससे टकराने ही वाला था। लेकिन ये देखते ही कोजी तेजी से आकर मारिया को बचा लेता है, जिसके बाद वो बाइकर कहता है ए लड़की देखकर चला करना। कोजी कहता है माफ करना, लेकिन हमें तुम्हारी बाइक की जरूरत है। लो मैं तुम्हें ये चेक देता हूँ, इससे तुम ऐसी 2 बाइक खरीद पाओगे। वो लड़का देखकर हैरान हो जाता है कि अरे ये तो काबूतो ऑफिशियल चेक है। जिसके बाद कोजी दाइसुके से कहता है इस बाइक से जल्द ही रिसर्च सेंटर पहुंचकर ग्रैंडाइजर को लाओ। दूसरी ओर ये शूरा अभी भी जिंदा था। इसके बाद हम देखते हैं कि दाइसुके उस बाइक को लेकर यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर ये फ्लाइंग सॉसर 00 बहुत तबाही मचा रहा था। और इसके बाद ये 00 अपने हाथ पैर भी निकाल लेता है और एक पुल को तोड़ते हुए एक नदी में जाता है। यहाँ तेजी से जाते हुए दाइसुके कहता है मैं तुम लोगों की मदद के लिए जल्द से जल्द आऊंगा। दूसरी ओर ये 00 बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा था और इसी की दूसरी ओर ये लोग भाग रहे थे। लेकिन तभी मारिया भागते भागते रुक जाती है। उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो नीचे आकर देखती है कि एक बच्चा रो रहा है और उसकी माँ भाग नहीं पा रही क्योंकि उनके पैर में चोट आ गई है। तभी कोजी और सयाका भी वहाँ आ जाते हैं। ये औरत कहती है प्लीज मेरे बच्चे को किसी सुरक्षित जगह ले जाओ। दूसरी ओर ये शूरा इनके पीछे ही था। लगता है कि अब मुझे इस राजकुमारी को मारकर इसका ही भेष लेना होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो तबाही मचा रहा था उसकी वजह से लोग डरकर इधर उधर भाग रहे थे। वहीं कोजी उस औरत को उठाकर एक सुरक्षित जगह छोड़ देता है और यहाँ मारिया उस औरत के बच्चे को लिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर काफी सारे लोग थे जो डरे हुए थे और कुछ लोग घायल भी थे। लेकिन तभी वो औरत मारिया को शुक्रिया कहती है उसकी और उसके बच्चे की जान बचाने के लिए। दूसरी ओर 5 मिनट के अंदर दाइसुके हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाएगा, इसीलिए ये लोग सारी तैयारियां कर रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैदियों के चैम्बर से कसादो निकलकर उसके सामने वाले गार्ड को बेहोश कर देता है और इसके बाद उसके कपड़े पहन लेता है। लेकिन उसके पीछे हिकारू आ जाती है। उससे पूछती है क्या तुम ग्रैंडाइजर को चला सकते हो? वो कहता है हाँ, लेकिन इससे तुम्हें क्या मतलब? हिकारू पूछती है तुम अच्छे शख्स हो या बुरे, मुझे जवाब दो। कसादो कहता है अच्छाई मेरी साथी शुरुआत से ही नहीं रही। दूसरी ओर 00 उसके सामने आने वाली हर एक चीज को तबाह किए जा रहा था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सयाका और मारिया लोगों को सुरक्षित जगह की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन तभी शूरा पीछे से मारिया पर हमला कर देता है। लेकिन उस हमले को कोजी अपने ऊपर आकर ले लेता है, जिस वजह से उसका एक कंधा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन इसके बाद मारिया शूरा के हमलों से बचती हुई एक छाते को लेकर उसकी ओर कूदकर उसे मारती है, जिस वजह से वो दूर फेंक जाता है। उसकी गन भी उसके हाथ से छूट जाती है। लेकिन इसके बाद शूरा अपनी तलवार निकालकर मारिया पर हमला करने जाता है। हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। लेकिन मारिया शूरा पर भारी पड़ रही थी, सो शूरा अपने 4 हाथ निकालकर उनमें तलवारें ले लेता है और इसके बाद वो इन चारों हाथों से एक साथ हमला करते हुए मारिया की ओर जाता है।
कोजी कहता है संभल कर मारिया। लेकिन हम देखते हैं कि मारिया उसके हमलों से बच रही थी और इसके बाद वो उसे वहीं गिरा देती है। और जैसे ही उसे लगता है कि वो जीत गई है, तभी अचानक शूरा अपने असली रूप में आता है। वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है, जिसे देख मारिया भी घबरा जाती है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बदसूरत लग रहा है। मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं कमांडर शूरा हूँ। लेकिन अगले ही पल में सॉसर 00 उस पर अपना पैर रख देता है और वो वहीं मारा जाता है। वेगा हेडक्वार्टर्स से ब्लाकी 00 को कंट्रोल कर रहा था। अब उसे प्रिंसेस मारिया दिख चुकी है और अब वो उसे मारने वाला है। लेकिन तभी कोजी उससे कहता है अगर तुम में सच में हिम्मत है तो मुझसे लड़के दिखाओ। लड़की पर क्या जोर आजमाते हो? मेरे ग्रैंडपा ने मुझे सिखाया था कि किसी भी लड़की को जरूरत के वक्त छोड़कर मत भागना। लेकिन तभी वहाँ आ जाता है ग्रैंडाइजर और वो 00 के पैर पकड़ लेता है और उसे हवा में ले जाता है। जो देख ये दोनों काफी खुश होते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडाइजर 00 का पैर पकड़ के उसे घुमाने लगता है और वो उसे बहुत तेज घुमाता है, बिल्कुल किसी चक्री की तरह। और फिर उसे दूर फेंक कर उस पर स्पिन सॉसर अटैक करता है और इस हमले से 00 के दोनों पैर कट जाते हैं। और इसके बाद ग्रैंडाइजर स्पेस थंडर से 00 को तबाह कर देता है और फिर वहां से चला जाता है। जो देख ये दोनों बहुत खुश होते हैं। लेकिन इसके बाद मारिया कोजी से माफी मांगती है। उसने जो कुछ भी उसके बारे में कहा जंगली, अब मुझे यकीन हो गया है हम में और इंसानों में कोई अंतर नहीं है। जरूरत के वक्त हम दोनों ही अपने परिवारों की मदद करते हैं। कोजी कहता है तुमने सही कहा। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि मारिया और कोजी के बीच एक और मुकाबला हो रहा है, ये लट्टू घुमाने का। और इसमें भी कोजी हार जाता है। बेचारे का लट्टू कहीं दूर फेंक जाता है। कहाँ चले गए तुम आयरन जेड? और हम मारिया कोजी के साथ मुकाबला नहीं करना चाहती, लेकिन कोजी तब तक हार नहीं मानने वाला जब तक वो मारिया को हरा ना दे। लेकिन कोजी कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। मारिया कहती है चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन मैं भी इस दुनिया को बचाने के लिए अपने भाई के साथ लड़ूंगी। जो देख दाइसुके कहता है भैया मेरी बहन तो कभी नहीं बदलने वाली। लेकिन इसके बाद अंतरिक्ष में हमें एक स्पेसशिप देखने को मिलती है जिसमें हम एक लड़की को बैठे हुए देखते हैं। इस लड़की का नाम टीरोना है और ये भी एक स्टारकर नाइट है, बिल्कुल कसादो और दाइसुके की तरह। तभी इसके पास एक लड़की आती है और ये रुबीना होती है। टीरोना कहती है तुम यहाँ से जाओ रुबीना, मैं ड्यूक फ्लीट और ग्रैंडाइजर को खुद हराऊंगी। तुम्हें अपने उस नामर्द एक्स फियांसी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रुबीना कहती है नहीं, ये मेरा हक है क्योंकि मैं वेगा फोर्सेस की ऑफिशियल चीफ ऑफ टैक्टिकल स्टाफ हूँ और मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। ड्यूक फ्लीट का अंत मेरे हाथों होगा, सिर्फ मैं उसे मारूंगी। दोस्तों ये सब क्या हो रहा है? रुबीना अभी भी जिंदा है और ये आखिर दाइसुके को क्यों मारना चाहती है? इस कहानी में कितनी सारी मिस्ट्रीज हैं और आखिर ये प्लेनेट फ्लीट से होने के बावजूद भी अपनी बहन के साथ मिलकर वेगा फोर्सेस का साथ क्यों दे रही है? और क्या ये सच में दाइसुके से मिलने पर उसे मार देगी? काफी सारे सवाल हैं लेकिन जवाब सिर्फ एक, इसका अगला पार्ट जो तभी आएगा जब इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो अगला पार्ट देखना चाहते हो तो इस पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करो, साथ ही जितना हो सके उतना लाइक और अपने सभी परिजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आए। और इसके अलावा अगर चाहो तो हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। हम मेंबर्स के लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन वीडियोस लेकर आने वाले हैं। और हाँ, चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दो क्योंकि काफी सारी मजेदार रिकैप वीडियोस आने वाली हैं, वो भी 1 आवर वाली। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बार को ऑल पर सेट कर दो। और हाँ, इन द एंड सायोनारा।